हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्ट 2 रीबर्थ बॉस की अजीब पत्नी। चैप्टर 11। ईशा अपने सामने मौजूद लड़की को बड़े ध्यान से देखती है और उसे सच में पुरानी ईशा का तरस आता है, क्योंकि अगर उसने कभी भी उर्वी के बारे में कुछ भी पढ़ा नहीं होता तो उसे भी यही लगता कि एक बेचारी सी लड़की है जिसे कुछ भी नहीं आता है और जो जेन्युइनली उसकी केयर करती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर ईशा की कहानी का कोई असली विलेन है तो वह ये लड़की है। उसे सच में नहीं पता था कि यह लड़की आखिर क्या करने वाली है, इसीलिए वो तुरंत लॉकेट को कपड़े से ढक लेती है, लेकिन फिर भी उर्वी की नजर उसे पर पड़ी जाती है। उर्वी सोचने लगती है, आखिर रस ने अपनी गर्दन में ये लाल धागे के साथ क्या लटका कर पहना है, इस तरह से छुपा क्या रही है। ईशा अपने सामने खड़ी लड़के को ऊपर से नीचे तक देखती है। 17 साल की यह लड़की, जिसमें पता नहीं कितने सालों से सीधी कपड़ों को पहना है कि जगह जगह छेद हो गए हैं और फिर उनके ऊपर दूसरा कपड़ा लगाकर सिलाई की गई है। इतनी दुबली पतली लड़की जिसकी ना घर में चलती है और ना बाहर, ईशा को इस कदर परेशान कर सकती है। एंड में इसी लड़की की वजह से ईशा की जान चली जाती है। लेकिन अब कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि मैं पुरानी ईशा की तरह सिंपल माइंडेड नहीं हूँ और ना ही किसी पर तरस खाने वाली हूँ। जिसने जिसने जिस तरह का बर्ताव किया है, जैसी बातें कही है, उसका इस तरह से जवाब देने वाली हूँ। इतना सोचकर ईशा गुस्से भरी नजर के साथ पूर्वी को देखती है और चिल्लाकर कहती है, तुम इस तरह से इतनी तेज से दरवाजा क्यों खटखटा रही थी? अगर तुम्हारे खटखटाना की वजह से ही ये दरवाजा, जो कि पहले से ही इतना पुराना है, टूट जाता तो बनवा कर देती क्या? पूर्वी पूर्वी पहले अपने हाथ को देखते हैं, जो कि बिल्कुल किसी लकड़ी की तरह पतला होता है, और सोचने लगती है, आखिर मेरी थड़े से खटखटाने की वजह से ये दरवाजा टूट कैसे सकता है। लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है और वह तुरंत खबर आते हुए कहती है, ईशु तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरा पूरा परिवार आ रहा है। बापू, भैया, चारों भतीजे सब आ रहे हैं और सबके सब बहुत गुस्से में लग रहे हैं। इस समय उर्वी ऐसा दिखा रही थी जैसे उससे बड़ी चिंता है, इसीलिए वह भागकर सबसे पहले आई है ईशा को आगाह करने, अपने पूरे परिवार से लड़कर सिर्फ ईशा के लिए। लेकिन वो कुछ और आगे चिंता दिखा पाती। उसे अपने पीछे से दादाजी की आवाज सुनाई देती है, आखिर ईशा क्यों जाएगी? यह उसी का तो घर है, यहाँ से भागकर करो जाएगी कहाँ? तुम्हारे घर। दादाजी के तेज आवाज सुनकर उर्वी थोड़ा घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईशा का मन करता है कि वह जाकर दादाजी को पीठ पर थपकी दे, आखिर उन्होंने कम ही इतना बढ़िया किया होता है, कितनी अच्छी तरह से ताना मारते हैं। दादाजी के यहाँ में मिलते हुए ईशा उर्वी को गुस्से से देखे और कहती है, हाँ बताओ कहाँ जाऊंगी मैं अपने घर से भागकर, क्योंकि तुम्हारे घर में तो तुम ही रहने की ठीक से ज्यादा नहीं है, मुझे कहाँ से रखोगी? ईशा के बाद शंकर उर्वी हैरान परेशान होकर दोनों दादा पोती को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता आखिर आज ऐसा क्या हो गया है जो दोनों जने एक दूसरे की तरफ से बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ ये मोटी हमेशा तो उसे इस तरह से रोता देखकर पिघल जाती थी, आज इस तरह से ताने क्यों मार रही है? उसी ईशा के बाद बिल्कुल अच्छे नहीं लगती, लेकिन ऐसा सच ही तो कह रही थी। उसके बाप ने बस बच्चे पैदा कर दिया, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि इतने सारे पेट को भरेगा कैसे। इससे पहले इसी कारण की वजह से उसकी 3 बहनों को 5-5 साल की उम्र में ही भेज दिया, और जब वह पैदा हुई तब इसलिए नहीं भेजा था कि वह घर का काम कर सके। नीरज के मन में अपनी बेटियों के लिए कोई प्यार नहीं था, इसीलिए सिर्फ 5 साल की उम्र में अपनी 3 बेटियों को उसने बड़े बड़े जमींदारों के घर बेच दिया। जब उर्वी पैदा हुई तभी वह घर में इकलौती लड़की थी, लेकिन फिर भी उसे भी बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह रखते थे। खेत का काम, घर का काम, बर्तन झाड़ू, जानवरों को पालना, सारा काम उर्वी करती है। यहाँ तक के घर में कोई अच्छी चीज आती थी तो वह भी सबसे पहले उसके पापा, भाई और उनके बच्चे खाते थे, फिर उसकी भाभी खाती थी, तब जाकर अगर कुछ बच्चे तो उसे मिलता था। लेकिन क्योंकि गांव में ये सब बहुत नॉर्मल था और तब के समय में ऐसा ही होता था, इसीलिए कोई भी इन सब चीजों पर अपना ध्यान नहीं देता था। लेकिन उर्वी को ईशा से बहुत जलन होती थी, क्योंकि उसके दादाजी से बहुत प्यार करते थे। मैं जो भी चाहती थी सब कुछ उसे मिलता था, भले ही पैसे ना हो, लेकिन जब भी पैसे आ जाते थे तब उसके घर में एक से एक बढ़कर चीज रहती थी। इसीलिए बचपन से ही उर्वी ईशा के घर आकर उसे इतनी प्यार से यीशु यीशु बुलाकर आराम से खाया पिया करती थी। उसके दिमाग में उसके दादाजी के खिलाफ बातें भरा करती थी और साथ ही साथ उसे घर का कोई काम नहीं करने के लिए बोलती रहती थी। सच कहूं तो आज ईशा जैसी भी है, जितनी भी मूवी है, वह सब कुछ उर्वी की ही देन थी, जो ईशा के अच्छेपन का नाजायज फायदा उठाती थी, फिर पूरे गांव में घूम घूम कर उसके बुराइयां करती थी। इसीलिए उर्वी के हालातों पर ईशा को बिल्कुल तरस नहीं आता था, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। ईशा की बातें सुनकर उर्वी कुछ देर सोचती है, फिर बड़े ही चिंता भरे एक्सप्रेशंस के साथ और रोती हुई आंखों के साथ खींच के कहती है, तुम तो जानती हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूं, बस और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। उसकी ऐसी हरकत देखकर ईशा को इरिटेशन होने लगती है। वह सोचती है को इसका सास बहू वाला मेलो ड्रामा फिर से शुरू हो गया। तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है, जब उसने ये कहानी पढ़ी थी तब उसने ये भी पढ़ा था कि ठीक इसी समय इसी तरह से जब पूरे गांव वालों को दादाजी के बीमारी के बारे में पता चल गया था, तब नीरज और उसका परिवार यहाँ पर आया था, इतना ही हल्ला गुल्ला करके गया था।
इतने हंगामे के कारण उसी वक्त दादाजी इतना ज्यादा परेशान हुए थे कि उन्हें अटैक आ गया था और उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, क्यों उनका बच पाना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर उस समय उन्हें पता नहीं होता कि ईशा प्रेग्नेंट है और वो उसे इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहते हैं, नहीं तो उसी समय उससे अटैक की वजह से दादाजी की मौत हो जाती है। सब लोग को पता था कि दादाजी की हालत कितनी खराब है, उसके बाद भी ये लोग आकर उन्हें इमोशनली टॉर्चर कर रहे थे। ये सब एक प्लान नहीं तो आखिर क्या था कि एक मारते हुए इंसान को इतना परेशान कर दो कि वह इसके बाद का सोचने की हिम्मत ईशा में नहीं थी। भले ही 2 ही दिन से क्यों ना हो, लेकिन एक बार अनाथ रहने के बाद अगर किसी का प्यार मिल जाए तो उसे खोने के बारे में सोचना भी उसे इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। बस फिर क्या था, आगे बढ़कर ईशा धक्का मारकर औरवी को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, यह मेरा घर है, यहाँ मैं और मेरे दादाजी रहते हैं, किसी के डर से हम लोग भागने वाले नहीं है, जो भी आएगा देख लेंगे, बस तुम यहाँ से चली जाओ। उर्वी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है। दादाजी यह सब कुछ देख रहे होते हैं लेकिन ईशा को कुछ नहीं कहते। इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल होता है। पहली बात, ईशा उनकी खुद की पोती है जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए किसी दूसरे के लिए वह अपने पति को कुछ नहीं कहने वाले। दूसरी बात, उर्वी जिसमें यहाँ आई थी यह बात उन्हें अच्छे से समझ में आ रही थी, इसलिए इस तरह के इंसान के बारे में कुछ भी कहना मुसीबत में बुलावा देने के समान है। इसी के साथ ऐसा दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर में बाहर बहुत सारी आवाजें आने लगती है। जैसा कि मुर्गी ने कहा था, नीरज और उसका पूरा परिवार यहाँ आया होता है। नीरज आगे बढ़कर दरवाजे पर खटखटाते हुए आवाज देता है भैया तनी बाहर आवाज हो, कछु बात करे के बा। बचपन से ही नीरज ने कमी पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसे ठीक से खड़ी हिंदी बोलनी आती नहीं थी, इसलिए वह ज्यादा समय देहाती भाषा में ही बात करता था। ईशा के घर से कुछ दूरी में एक नीम के पेड़ के पीछे छुपकर उर्वी यह सारी चीज देख रही थी। उसके चेहरे पर पहले की तरह कोई भी चिंता या लाचारी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों से नफरत साफ साफ झलक रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अब जब उसका बाप आ गया है तब उस ईशा और उस बुढ़े की अकड़ और चर्बी दोनों ही निकल देगा। दूसरी तरफ ईशा एक लंबी गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलकर जब बाहर देखती है तब उसके बाहर वाले आंगन में कम से कम 15 आदमी खड़े रहते हैं और सबके हाथ में कुछ न कुछ सामान रहता है। कुल्हाड़ी, फरसा, मतलब मिट्टी खोदने का लगभग आधा से ज्यादा सामान लेकर खड़े थे और सब के सब बड़े हटे खट्टे आदमी थे थोड़ा बहुत, और जो एकदम सामने खड़ा था वह उसके दादाजी से थोड़ा सही छोटा लग रहा था, लेकिन उसके दादाजी की तरह नहीं था, बल्कि बिल्कुल किसी पहलवान जैसा था। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर आईब्रो से लेकर उसकी गालों तक एक दाग था, जिसकी वजह से वह इंसान पूरी तरह से डाकू लग रहा था। इन सब को देखकर ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए यहाँ हंसे। पता नहीं जैसा एम गुंडो जैसे दिखने वाले दादाजी और भाइयों से कैसे लगने वाली है, लेकिन फिर को सोचकर ईशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए बड़ी तेज आवाज में कहती है, अरे अरे आज सब लोग बाहर क्यों खड़े हैं, बड़ी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, अंदर आ जाए, आराम से बैठिए है। उसकी यह बात सुनकर वहां खड़े और छुपे हुए सारे लोग बिल्कुल दंग रह जाते हैं, यहाँ तक कि दादाजी आंखें फाड़ फाड़ के अपनी पोती को देख रहे होते हैं। नीरज के साथ आए उसके बेटे और पोते जो अभी कुछ समय पहले बिल्कुल इस तरह से खड़े थे मानो अभी लड़ने के लिए तैयार हूं, अचानक से ईशा को घूर घूर के देखने लगते हैं। दूसरी तरफ नीम के पेड़ के पीछे खड़ी उर्वी जो अपने दोनों कानों को आंगन की तरफ करके खड़ी थी, समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा कहना क्या चाहती है। मोटी के शरीर के साथ साथ उसका दिमाग भी मोटा है, क्या मतलब है, आए आए अरे बोलो, तुम्हारे घर में पानी पीने और आराम करने थोड़ी ना आए हैं, तुम्हारी जमीन और यह घर हड़पने आए हैं, बेवकूफ भैंस कहीं की। यह ईशा कह रही है, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है, इतना सारा सामान लेकर मोर्चे पर खड़े ये 15 लोग उसके घर में पानी पीने थोड़ी ना है, पता नहीं क्या करने वाली है। बेचारा अभिमन्यु, आखिर यह क्या बचपना है, डार्लिंग बोलो, तुम्हारे घर चाय पकौड़े खाने नहीं आए हैं। मोटी ईशा, तो क्या करने आया है, तुम ही बता दो, अनअम्यूज्ड। बेचारा अभिमन्यु, तुम्हारी जमीन और घर हड़पने आए हैं। मोटी ईशा, तुमने मुझे आज कितनी बड़ी बात बताई है, तुमने बताते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। बेचारा अभिमन्यु, इट्स ओके, वेलकम, विंकिंग फेस। मोटी ईशा, नो माउथ फेस। मोटी ईशा ताना मार रही थी, मैं गधे कहीं के, एंग्री। चैप्टर 12 ईशा की चाल में फंस गए। ईशा का हंसता हुआ चेहरा देखकर नीरज को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। अगर ईशा लड़ती तब कोई तकलीफ होती ही नहीं, लेकिन एक हंसते हुए चेहरे को मारना बड़ा मुश्किल होता है, तेरे को चाहे कितने ही बड़े गुंडे क्यों ना हो। ईशा के बात सुनकर नीरज बिल्कुल शांत हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके साथ है उसके परिवार वाले भी अचानक से चुप हो जाते हैं। उन सबके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, कोई भी अगर उन्हें देखे तो यही सोचेगा कि वह लाभ लेने आए हैं, लेकिन ये लड़की करना क्या चाहती है। ईशा उसी तरह से मुस्कुराते हुए नीरज को देखती है और कहती है, आप लोग जरूर दादाजी से मिलने आएंगे, मुझे पता था, दादाजी ने मुझे आप दोनों के रिश्ते के बारे में बताया है, कैसे आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, बचपन से ही आप दोनों एक साथ रहते थे, सारे काम एक साथ किए हैं, तो एक दूसरे के लिए प्यार होना तो जायज बात है।
उसकी बात सुनकर दादाजी दंग रह जाते हैं और नीरज की आंखें सिकुड़ जाती। उसे समझ नहीं आता कि ईशा क्या बकवास कर रही है। उसकी बात ठीक है कि वह लोग साथ में रहे थे, लेकिन जैसे ही उसके भैया 14 साल के हुए उन्हें आगे पढ़ाने के लिए, लेकिन उनके लिए तो उनके माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया और देखते ही देखते उनका बड़ा भाई सेवा का बड़ा अफसर बन जाता है और वह हमेशा के लिए गाँव के गवार ही रह जाते हैं। नीरज के मन में हमेशा से यही बात खटकती थी कि उसकी माँ बाप ने उसके बड़े भाई को पढ़ने के लिए शहर, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसने तो कभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके ऊपर कोई खर्च कर सके, और फिर हमेशा से वह अपने भाई को अपने दुश्मन की तरह दिखते थे, इसलिए उसके साथ होती कोई भी अच्छी चीज तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हुई। लेकिन ईशा को इन सब से कोई मतलब नहीं था। इस समय बस उसका पूरा फोकस इस बिन बुलाई बारात को यहाँ से भागना का था। ईशा की बात सुनकर नीरज ईशा को देखते हुए कहते हैं, ओ ऐसा है ना। लेकिन ईशा नीरज की बात को पूरा नहीं होने देती और अपना सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल मुझे पता है आप लोग इसलिए आए होंगे। जब सारे बाहर वाले दादाजी की तबीयत देखकर चले गए तब तो हम उनके सगे भाई हैं, 2 महीने बाद ही सही, लेकिन आप इसलिए ही आए होंगे। ईशा की बातों में कटाक्ष साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी बातें सुनकर नीरज ईशा को गौर से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमेशा से बिल्कुल सीधे दिमाग वाली उसकी भाई की पोती अचानक से इतनी समझदार कैसे हो गई। ईशा ने कहा तो बिल्कुल सही था। 2 महीने पहले जब शहर से दिखा करके दादाजी घर आए थे तब लगभग पूरा गांव उनसे मिलकर उनकी तबीयत के बारे में जांच पड़ताल करके जा चुका था, लेकिन उनके सगे भाई होने के बाद भी नीरज का कोई अता पता नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नीरज का परिवार आना नहीं जाता था उनसे मिलने, वह तो बस यह नहीं तय कर पा रहे थे कि आखिर इस घर की और जमीन की हिस्सेदारी कैसे होगी, क्योंकि उनका सबसे छोटा बेटा भी शादी की उम्र का हो चुका है और उनका सबसे बड़ा पोता भी शादी की उम्र का हो चुका है। तो आखिर पहले शादी किसकी होगी, और अगर शादी हो गई तो मतलब और लोग आएंगे रहने के लिए। जब और लोग रहेंगे तो उनके रहने की जगह कहाँ से बनेगी, इसलिए कौन कहाँ रहेगा इस बात का फैसला भी हुआ नहीं था। इसलिए वह लोग तुरंत दादाजी से मिलने आ नहीं पाए। लेकिन ये बात बोलो एकदम सामने से थोड़ी ना कह सकते थे। लेकिन ईशा ने नीरज को कम समझ लिया। नीरज भले ही गांव का गुंडा था, लेकिन कब कहाँ कैसे बात करनी है ये कला उसे बहुत अच्छे से आती थी। पहले थोड़ी देर में सारी चीज समझने के बाद नीरज ईशा को देखते हुए कहते हैं, अरे बिटिया तू तो जानत है ना हमार घरवा में एक से एक नालायक बैठकी लगावे लेन, ज्यादातर जो कमवा वह हम ही के करके बा। यही बड़े इतना देर हो गई ना ही तो जब हम भैया की तबीयत के बारे में सुन ली तब तुरंत आवे का मन रहल। उनकी बात सुनकर ईशा इतना तो समझ गई थी कि यह नीरज कोई कच्चा खिलाड़ी है नहीं, इसलिए तुरंत उनकी बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन जैसे कि नीरज ने भाप लिया और फिर से बोलना शुरू कर दिया। अच्छा बेटे यही बताओ, जब भैया का तबीयत इतना खराब हो और तू उनकर ख्याल रखने में व्यस्त हो तो जब तोहार दोनों चाची ये तोहार मदद करे ऐलिन तब तो उनके भगा काहे देल रो। अब देखा तोहार दोनों चाचा लोग आयल बाटे, तोहार हर मदद करे, इनके काम करेगा शांति से। बस नीरज के इतना कहते ही वहां मौजूद सारे लड़के अपना अपना सामान उठाकर खेत की तरफ बढ़ गए। कोई घास काट रहा था, कोई मिट्टी खोज रहा था, कोई हल लगाने की तैयारी करने लग गया था। उन लोग को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह खेत उनका अपना नहीं है। इनकी हरकतें देखकर मीरा को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी, ये भगवान इतने शेमलेस लोगों को मैंने आज तक नहीं देखा, कितनी आसानी से इसने मेरी बात को मुझे घुमाकर वापस कर दिया। दूसरी तरफ पेड़ के पीछे छुपी उर्वी को ये सब देखकर मजा आ रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन ईशा तो ईशा है, इतनी आसानी से तो पीछे हटेंगे नहीं, इसीलिए नीरज को देखते हुए बड़े ही ध्यान से बोलता है, छोटे दादाजी काम करनी है, मदद करना है तो कर लीजिए, लेकिन बाद में अब मदद के बदले मुनाफा तो नहीं मानेंगे। उसकी बात सुनकर नीरज गुस्से से ईशा को घूरता और कहता है, का मतलब बा तोहार हम समझ ली ना। उसकी बात सुनकर ऐसा के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो जाती है और वह बड़ी तेज आवाज में कहती है, ताकि खेत में कम कर रहे हैं लोगों को भी सुनाई दे। मेरे कहने का यह मतलब है कि जब सब्जियां काटने का वक्त आएगा तब आप ये सब करने के बहाने से सब्जियां मांगने तो वापस नहीं आएंगे ना। उसकी बात सुनकर इससे पहले कि नीरज कोई जवाब दे पाता वही पीछे से आ रही आनंदी जवाब देते हुए कहती, अरे क्यों नहीं मांगेंगे, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम अगर थोड़ा बहुत दे दी तो उसमें तुम्हारा क्या जाएगा। ईशा नीरज को देखते हुए जवाब देती है, बताए ना दादाजी, आप सब्जियां मांगे तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि जो सब्जियां उठती है वह तो मेरे खाने भर की ही नहीं हो पाती है, तो मैं आपको क्या दूंगी। उसकी बात सुनकर आनंदी फिर से भड़क जाती है और बिल्कुल ईशा के सामने आकर अपनी उंगली उठाकर उसे दिखाते हुए कहती है, हाँ हाँ खा ले, मैं तो कहती हूँ तो खाना नहीं तो घर भी फोड़ कर खा ले। इससे पहले तो वह अकेली थी इसीलिए इसे डर था, लेकिन अब उसके ससुर और बाकी सब उसके परिवार के लोगों के कारण उसे कोई डर नहीं। अभी हम मोती भैंसे से मार नहीं सकती, इसीलिए वह अपनी आंखों में एक अलग ही घमंड लेकर बोलते, अरे इतना कौन सी लड़की खाती है, मुझे तो लगता है कि हमारे परिवार में जितने लोग नहीं खाते हुए इतना तो केले खा लेती है। तुझे पता भी है आजकल के लोगों को कैसी लड़कियां चाहिए, खा खाकर कद्दू बन गई है, शादी नहीं होगी कहीं तेरी।
आनंदी को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो पहले ईशा ने अभी आज जो किया था उसे पर, और दूसरा उससे याद आ गया था कि 1 महीने पहले जब उसने ईशा के रिश्ते की बात की थी तब कोई घर उसे शादी करने के लिए तैयार था ही नहीं, यहाँ तक कि पहाड़ी के नीचे रहने वाला लंगड़ा भी अपने हाथ दिखाकर मना कर दिया, क्योंकि उसे भी कोई पतली दुबली लड़की चाहिए थी जो कि घर का काम करे और खाना कम खाए। पता नहीं आज तक उसने कितने ही मालिकों से बात की थी ईशा को बेचने को लेकर के, लेकिन सबने मुंह कर दिया ये कहकर कि ऐसी लड़की को हम अपने घर में नहीं रख सकते। अरे भाई, बात भी सही थी। आज के समय में जब लोगों को रोटी भी मिलना इतना मुश्किल हो गया है तब इतनी बड़ी भैंस को खिलाने का खाना कहाँ से आएगा। ईशा आनंदी को घर के देखते हुए कहती है, मेरे घर की सब्जियां हैं, मैं जितना मन उतना खाओ, आपको क्या, वैसे भी मैंने तो आपसे कोई मदद मांगे नहीं है, इसीलिए मदद के बदले सामान लेने का जो सोच कर रखी है आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। आनंदी ईशा को घूरते हुए देखती है। उसका मन कर रहा था कि उठाकर 2 चाटे उसको जड़ दे, लेकिन फिर डंडा लेकर खेत में भागती ईशा उसे याद आ जाती है और वह अपने आप को काबू करते हुए चिल्लाकर कहती है, अरे देखो भाइयों देखो, गांव में एक दूसरे को मुसीबत के समय मदद करने और रिश्तेदारी का रिश्ता निभाने में इस लड़की को तकलीफ होती है। अरे अगर हमसे तो कुछ सामान बांट ले तो तेरा क्या जाएगा कि हम भिखारी हैं, हमें देने में तुझे इतना संकोच हो रहा है और तेरे अपने चाचा चाची हैं। उसकी इतनी तेज आवाज से आसपास तमाशा देख रहे हैं गांव वाले थोड़ा और नजदीक आकर सब कुछ देखने लगते हैं। देश इस समय आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था, इसलिए इस मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सहारा बनना बहुत नॉर्मल बात थी। और इस तरह से ओपनली यह कह देना कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी, ये दिखाता था कि तुम समाज के दुश्मन बनने वाली हो, क्योंकि तुम जिस दिन किसी की मदद नहीं करोगी बाकी लोग भी तुमसे मुंह फेर लेंगे। उनकी बात सुनकर गांव वाले आपस में एक दूसरे से फुसफुस कर बातें करने लगते हैं। ये सब देखकर ईशा आनंदी को घूरते हुए कहती है, अच्छा अच्छा जी, एक बात बताएं, नियम क्या एक ही तरफ लागू होते हैं, दूसरी तरफ नहीं? मतलब मैं आपको दूंगी, आप मुझे नहीं देंगे क्या? और वैसे भी आप बराबरी की बात भी कैसे कर सकती हैं? सबको पता है कि हमारे गाँव में सबसे कम अगर कहीं सब्जियां या फिर राशन होता है तो हमारा घर है, इसलिए हमें बाहर से खरीद के लाना पड़ता है, फिर आप किस तरह से कह सकती हैं? आनंदी उसकी बात समझ नहीं पाती है। आनंदी के एक्सप्रेशंस को देखकर ईशा उसे घूरते हुए कहती है, आज से 6 साल पहले जब दादाजी किसी काम की वजह से शहर में गए थे 1 महीने के लिए, तब घर में खाना खत्म हो गया था और जब मैं आपके घर मांगने गई थी तो आपने मुझे खाना देने की जगह मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया था, याद आ रहा है या भूल गई? उस समय असली ईशा बीमारी से जूझ रही थी और बड़ी कमजोर थी। मार खाने के बाद तो वह 2 दिन तक बिस्तर पर ही पड़े रह गई थी। अगर उस समय दादाजी का काम जल्दी खत्म नहीं हुआ होता और वह वापस नहीं आते तो अब तक पता नहीं नीरज और उसके परिवार से लड़ने के लिए ईशा जिंदा भी रहती कि नहीं। उसकी बात सुनकर आनंदी जी को थोड़ी शर्म आती है, लेकिन फिर भी शर्म से जमीन थोड़ी ना मिलती है, इसलिए वह अकड़ कहती है, हाँ तो क्यों दूं, वह मेरे घर का सामान था, हमारे ही घर के लोग उसमें पूरा नहीं खा पाते, तुम्हें तुम्हें क्यों दूं? उसकी बात सुनकर ईशा भी उसी की तरह अकड़ कर कहती है, हाँ तो मैं फिर क्यों दूं, यह मेरे घर का सामान है, मेरा मन मेरी मर्जी। आनंदी उसकी बात सुनकर आनंदी बुरी तरह से स्पीचलेस हो जाती है। आसपास के गांव वाले भी उन्हें तिरछी नजर से देख रहे होते हैं। ये बात किसी से छपी तो नहीं थी कि उनके परिवार कितना बड़ा गुंडा है। अब ईशा की बात सुनकर उन सबको सही लग रहा था, आखिर जब जमीन उसकी है और उसे मदद नहीं चाहिए तो वह क्यों मदद ले। ईशा आनंदी का मुंह बंद करने के बाद नीरज की तरफ देखती है और उनकी आंखों में देखते हुए कहती है, बताए ना दादाजी, अब बाद में हमसे हक मांगने तो नहीं आएंगे। अब तक खेत में काम कर रहे लोग नीरज के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्होंने काम करना भी बंद कर दिया होता है। सबको देखना होता है कि आखिर नीरज क्या जवाब देने वाला है। नीरज माया को देखते हुए अपने दांत पिसता है और कहता है, आपन आपन काम रोकर चला। बस फिर क्या होता है, उसकी बात सुनकर सभी लोग सारा काम बीच में छोड़कर वापस नीरज के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और बड़ी ही खतरनाक आंखों के साथ ईशा को घर रहे होते हैं। अगर घुरने से किसी की मौत हो जाती तब तक ईशा कम से कम 20 बार मर चुकी होती है। आसपास के गांव वाले नीरज और उसके परिवार को देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह से उन्हें अपनी इज्जत के बिल्कुल नहीं पड़ी और उन्होंने साफ साफ अपना मकसद जाहिर कर दिया। लेकिन नीरज और उसके परिवार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सालों से गुंडागर्दी करने के बाद इज्जत तो बहुत छोटी चीज हो गई थी, बस उनके मन में गुस्सा इस बात का था कि इतने पास आकर भी हाथ को आया और मुंह ना लगाया वाली बात हो गई। नीरज और उसका परिवार जाने लगता है, लेकिन माया उन्हें आवाज देते हुए बोलती है, रुक जाए छोटे दादू। एक बार फिर से सब लोग ईशा की तरफ देखने लगते हैं। ईशा उन सबको अनदेखा करके सिर्फ नीरज की तरफ देखते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कि आप वापस फिर से इतना कष्ट करके यहाँ पर आए, क्योंकि दादाजी की तबीयत खराब है और अगर आपकी हरकतों से उन्हें गुस्सा आया और गुस्से में उन्हें फिर से अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई तो इसलिए आप अपने घर से ही दादाजी को अच्छी शुभेच्छा भेजते रहिएगा। उसकी बात सुनकर सभी लोग दंग हो जाते हैं। दादाजी नीरज को घूरने लगते हैं, नीरज ईशा को घूरने लगते हैं, लेकिन फिर भी नीरज खुद को काबू में करके उन दोनों की तरफ देखता है।
नीरज ईशा के पीछे खड़े उसके दादाजी पर एक बार नजर डालता और कहता है, कहो बड़े भैया आपका हम तोहार छोट भाई ना हई जानतू हमके देखकर भी अनदेखा करत हुआ। उसकी बात सुनकर दादाजी अपनी छड़ी को एक बार जमीन पर मारते हुए कहते हैं, अच्छा तो 60 साल बाद तुझे याद आ रहा है कि तेरा कोई बड़ा भाई भी है, क्यों नहीं इससे पहले याद आया। उसकी बात सुनकर नीरज जलती हुई आंखों से दादाजी की तरफ देखा है। दादाजी भी उसकी आंखों में घूरते हुए कहते हैं, मुझे ऐसे भाई की जरूरत नहीं है जो मेरे जल्दी बनने की कामना करता हूं, तू नहीं आएगा ना तो मैं 2 साल शायद और जी लो। इतना कहकर दादाजी ईशा को अंदर चलने का इशारा करके घर के अंदर चले जाते हैं। ईशा भी उनके पीछे पीछे घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर किसी की गहरी जलती हुई नजर महसूस होती है और जो पीछे मुड़कर देखती है तब नीरज उसे घूर रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और हैवानियत साफ साफ झलक रही होती है। लेकिन ईशा को इन सब चीजों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अपनी जिंदगी में वह एक क्रिमिनल लॉयर रह चुकी है, इसीलिए उसे अच्छी तरह से पता है कि किस तरह के इंसान के साथ किस तरह से निपटना चाहिए। इतना ही नहीं, इससे पहले जिन भी लोगों के साथ उसने केस लड़ा है उनमें से कोई भी नीरज से कम खतरनाक नहीं था, उल्टा उससे ज्यादा ही खतरनाक होंगे। लेकिन फिर भी तभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए नीरज जैसे इंसान पर तो ध्यान बिल्कुल नहीं देगी। इतना सोचकर ईशा एक जीत भरी मुस्कान के साथ नीरज को देखते हैं और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ अपनी छुपने की जगह से बाहर आ खड़ी हुई उर्वी उस बंद दरवाजे को देखते हुए सोचती है, इस बार तो तू बच गई, लेकिन आज के बाद नहीं बचेगी। पता नहीं है यह उर्वी खुद भी बच पाएगी या नहीं। ईशा पहले जैसी थोड़ी ना है, इतनी आसानी से हार थोड़ी ना मानेगी। बिना माता पिता के इतनी आसानी से सारा मैटर से हैंडल कर लिया ना, तेरी भी बैंड बजा देगी, तू बस देखती जा। बढ़िया ईशा को परेशान करने वाली बेचारा अभिमन्यु, वाओ डार्लिंग, मुझे नहीं पता था तुम लोगों को फंसाने में इतनी बड़ी एक्सपर्ट होगी। विंकिंग फेस। मोटी ईशा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है जो तुम्हें ही नहीं पता। बेचारा अभिमन्यु, कैसे पता होगा, हम लोग एक ही रात के लिए तो मिले थे। मोटी ईशा, मुझे नहीं पता था तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है। बेचारा अभिमन्यु, मतलब। मोटी ईशा, मेरा पहला शिकार तुम ही तो थे, इतनी जल्दी भूल गए क्या। टीयर्स ऑफ जॉय। चैप्टर 13। नीरज और उसके परिवार के चले जाने के बाद आसपास छोटे गांव वाले भी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन इस बार उनके मन में ईशा की जो इमेज रहती है पूरी तरह से बदल गई होती है। ईशा को हमेशा ही झगड़ालू इंसान के रूप में देखा जाता था। अगर कोई भी उससे कुछ भी करनी है, कुछ भी चलने की कोशिश करता था, तब वो तुरंत उसे पर हमला करने लगते थे, मारपीट तक बात पहुंच जाती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आज उसने बड़ी ही समझदारी से नीरज और उसके परिवार का मुंह बंद करवा दिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि पूरे परिवार के साथ आने के बाद भी नीरज को खाली हाथ लौटना पड़ा था। आज के बाद उन्हें एक बात तो पता चल गई थी कि ईशा अब इतनी भोली रहे नहीं जितनी पहले थी। ईशा अपने दादाजी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाती है और एक खटिया पर बैठा देती है जो कि वही आंगन में पड़ी थी। फिर रसोई घर में जाकर मटके में से एक गिलास पानी लाकर अपने दादाजी को थमाती है। दादाजी इन सब झगड़े की वजह से थोड़े से परेशान हो गए थे, इसीलिए शांति से पानी पीने लगते हैं और खुद को शांत कराते हुए सोचते हैं, मुझे यीशु के लिए जिंदा रहना होगा, इसीलिए इन लोगों की बातों में आकर मैं बार बार गुस्सा नहीं हो सकता। ईशा का पूरा ध्यान सिर्फ दादाजी पर रहता है, इसीलिए वो अपने पीछे खड़ी उसे लड़की को नहीं देख पाती जो उसके अंदर आने के बाद उसके घर में आ गई थी। ईशा रसोई घर में जाने के लिए जैसे ही पलटी है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। अपने दांत पीसते हुए ईशा सोचने लगती है, सच में कुछ लोग बिल्कुल गोंद की तरह चिपक जाते हैं और जब तक अच्छे से पीटो ना तब तक छोड़ते नहीं है। अपने सामने खड़ी उर्वी को ऊपर से नीचे गौर से देखते हुए ईशा अपने दांत पीते हुए एक एक शब्द चबा चबा कर कहती है, तुम्हें समझ नहीं आया अभी मैं क्या कहा था? एक बार निकालने के बाद फिर से वापस विषाणु की तरह मेरे घर में क्यों आ गई? दूसरी तरफ उर्वी अपनी आंखें बड़ी बड़ी की है और मुंह खोले ईशा के पूरे घर को देख रही होती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि यह घर ईशा का है। हमेशा बिल्कुल किसी सुअर बाड़े की तरह बदबू मारने वाला और बिखरा हुआ घर आज अचानक से इतनी अच्छी तरह से साफ करके रखा गया, पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है रहता है। उर्वी इतनी ज्यादा हैरान थी कि उसने ईशा की आवाज सुनी ही नहीं। उसे इस तरह पागलों की तरह उसी के घर को देखता हुआ पाकर ईशा का गुस्सा बढ़ गया है, इसलिए वह आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़कर उसे छन छन आते हुए चिल्लाकर बोली, बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? कहाँ नहीं, यहाँ से निकल जाओ। उर्वी ईशा की बात सुनकर अचानक से फिर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। वैसे तो उसे अच्छा नहीं लगता जिस तरह से ईशा उससे बात कर रही थी, लेकिन यहाँ आने के पीछे का उसका दो मकसद था। पहला तो उसी ईशा के दादाजी को गुस्सा है, उसके परिवार की मदद करनी थी, और दूसरा उसके लिए कोई ज्यादा ही जरूरी था। कल रात को बहुत ही सुंदर साथ है जो देखने से ही बिल्कुल किसी रईस खानदान का लग रहा था, दूसरों के घर का पता पूछने के लिए सरपंच जी के घर जा रहा था। उसकी किस्मत में काल उसका साथ दिया और वह रास्ते में से गुजर रही थी। उसे आदमी को देखकर उसे तुरंत वो आदमी बहुत अच्छा लगा था।
किसी ने जब उसने उससे बात की तब उसे पता चला कि यह आदमी निशा के घर का रास्ता पूछ रहा है। उसी तब बहुत जलन हो रही है। वो अपनी किस्मत को पूछ रही थी, सोच रही थी कि आखिर उसके पास ईशा की तरह कोई दादाजी क्यों नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज ये आदमी उसके घर आया होता, लेकिन फिर भी क्यों क्यों उसे उस आदमी से बात करनी थी, इसीलिए उसने उसे ईशा के घर का रास्ता बता दिया। आज भी वो यहाँ पर इसीलिए सिर्फ आई थी एक बार उस आदमी से मिल सके, इसीलिए बिना उसके बारे में पता किया तो यहाँ से जा नहीं सकती थी हमेशा के पैरा। उसने फिर से ईशा के चापलूसी करते हुए कहने लगी, ऐसे क्यों कह रही है यीशु दीदी, मैं तो बस यहाँ पर उसे आदमी के बारे में पता करने आई थी जिसे मैं कल हमारे घर लेकर आई थी। उसे पता नहीं तो बताया था। ईशा पूरे टाइम उर्वी को देख रही होती है। उसकी बातों से उसे पता चल चुका होता है कि वो अभिमन्यु की बात कर रही होती है, लेकिन जब वो उसका शर्माता चेहरा देखती है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचने लगती है, लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे सामने खड़े हो गए, मेरे होने वाले पति, होने वाले बच्चों के बाप के बारे में इतना शर्मा शर्मा के बात करेगी, अभी बताती हूँ। ईशा तुरंत उसका हाथ झंझरते हुए बोलती है, यीशु दीदी किसकी दीदी, भले ही तुम मेरे से छोटी है लेकिन शायद तुम भूल गई हो, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। तुम्हारे पापा को मैं दादाजी बुलाती हूँ तो आधा उस रिश्ते से देखा जाए तो तुम मेरी बुआ, इसीलिए मुझे यीशु दीदी तो बुलाना बंद कर दो। और जहां तक बात रही मेरे घर में आने की खबर, मैंने तुम्हें दोबारा मेरे सामने भटकते हुए देखा ना तो तुम्हारा हाल ही इस लकड़ी की तरह होगा। कितना कहकर माया आगे बढ़ती है और रसोई घर से एक लकड़ी लाकर सामने रखती है। फिर वही आंगन में रखी कोने में पड़ी कुल्हाड़ी को उठाकर लकड़ी भारत जोर से मारती है, जिससे लकड़ी के 4 टुकड़े हो जाते हैं। इसे देख करके उर्वी बुरी तरह से घबरा जाती है। वैसे तो उसे आदत ही थी ईशा छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाने की, लेकिन आज पता नहीं क्यों ईशा कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, इसीलिए वो बिना कुछ बोले तुरंत वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद ईशा रसोई घर में जाती है और अपने दादाजी के लिए कुछ खाने को बनाकर खेती के लिए जरूरी सारा सामान घर से लेकर अपने खेतों की तरफ चली जाती है। उसने पूरी तरह से सोच रखा था इस बार तो अपना सारा काम खुद ही करने वाली है, ताकि कोई भी उनके घर पर यह कहकर आए ना कि उसके खेत हमेशा सूखे पड़े रहते हैं। और वैसे भी उसके पास आप लॉकेट की एनर्जी है, जिसके अंदर शक्ति है कि किसी भी चीज को हो तुरंत बड़ा या छोटा कर सकती है। और इस लॉकेट की मदद से जो भी खाना या सब्जियां वो उगाएगी उन सब में हीलिंग पावर्स आ जाएंगे, जिससे किसी भी इंसान की तबीयत तुरंत ठीक हो सकती है। और वैसे भी इतनी अच्छी चीज वो उस नीरज के परिवार को कभी नहीं लेने देगी, सपने में भी नहीं। दादाजी भी ईशा की मदद करने लगते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आज उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। उनके शरीर में दर्द भी नहीं हो रहा होता है, इसीलिए वो अपनी पोती की खेतों के कामों में हाथ बटा रहे होते हैं और उसके मन करने के बाद भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। दोनों दादा पोती नीरज के घर में चल रहा है सीरियस डिस्कशन से बिल्कुल अनजान रहते हैं। नीरज का परिवार घर आकर एक साथ आंगन में बैठकर इस बात पर डिस्कशन कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे ईशा की जमीन उनकी हो जाए। आनंदी वही खंबे के बगल में बैठे हुए अचानक से अपने ससुर जी को देखते हुए पल्लू में मुंह छुपाकर बोलने लगती है, मेरे समझ नहीं आता आखिर वो मोटी इतनी समझदार कैसे हो गई, कितनी आसानी से उसने हमें बिना किसी हंगामे के भगा दिया। पूरे गांव में सब लोग यही कहते हैं कि वो बिल्कुल बेवकूफ है और खाने और सोने के अलावा और कुछ नहीं आता, इतने समझदार वो कैसे हो गई। वही थोड़ी दूर में बैठी नंदिनी अपनी भाभी की बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहने लगती है, ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा सही है, इतनी समझदार थी, बस हमें दिखाना नहीं चाहते थी। उसकी बात सुनकर सब लोग गहरी सोच में पड़ जाते हैं। नीरज अपनी बड़ी बहू को देखते हुए कहता है, जाओ काम बोल ले रही ओ महिला की ना। उनकी बात सुनकर उनके चारों बहू एक दूसरे को देखने लगती है। आखिर में आनंदी अपना सिर नीचे झुकाकर कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोगों से बात की लेकिन कोई भी ऐसी औरत को खरीदने के लिए तैयारी नहीं है जिसे खाने के अलावा और कुछ ना आता हो। यहाँ तक कि मैंने जितने भी पंडितों को ईशा के बारे में बताया सबने अपना मुंह फेर लिया। और गांव का सबसे गरीब आदमी भी ईशा जैसे इंसान को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता, वो भी यही चाहता है कि उसकी पत्नी दिखने में थोड़ी सी तो सुंदर हो और कम से कम घर के कामों में उसका हाथ बटाए। नंदनी भी बड़ी ही धीमी आवाज में कहती है, मैंने भी मेरे गांव के सभी लोगों से बात की है, कोई भी तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरी माँ ने हमारे गांव में रहने वाले लंगड़े से भी बात की, वह भी तैयार नहीं है शादी के लिए। नीरज तीसरी बहू को देखता है जो कि इस समय बिल्कुल चुप रहती है। उसने अपने सारे बेटों के लिए पत्नी बड़े ही ध्यान से सुनी होती है। इसका सबसे बड़ा वाला बेटा एकदम साधारण आदमी रहता है, इसीलिए उसके लिए बिल्कुल जुबान से तेज आनंदी को चुना होता है। दूसरा बेटा बहुत समझदार होता है, इसीलिए उसके लिए थोड़ी बोले दिमाग वाली नंदनी को चुना होता है। तीसरा बेटा सबसे ज्यादा बुद्धू होता है, इसीलिए उसके लिए उसने अपनी तीसरी बहू जो कि सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी करती है उसे चुनाव होता है। और चौथे बेटे जो कि उसकी तरह है, उसके लिए बिल्कुल भोली भाली और साफ दिल की औरत जो कि बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह हो, ऐसा चुनाव होता है। बाहर काम करने की वजह से घर में सबसे ज्यादा समझदार है उसकी तीसरी बहू ही थी। संध्या अपने ऊपर अपने ससुर के नजर को नहीं सोच करके हल्की सी धीमी आवाज में कहती है,
मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला। वैसे भी हम लोग हमेशा कोई खराब रिश्ता ही ढूंढते हैं जिसमें हमेशा आदमी को कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। अगर ऐसे आदमी नेहा भी करत तो भी बड़े पिताजी कभी भी नहीं मानेंगे शादी के लिए। उसके बाद सुनकर वहां बैठे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी बोलोगे चाहते थे कि ईशा के दादाजी खुद को इतना परेशान करें कि उन्हें हटाया जाए और वह समय से पहले ही चल बसे। लेकिन उन सबसे बिल्कुल उल्टी सोच थी संध्या की। वो नहीं चाहती थी कि ईशा के दादाजी को कुछ भी हो, क्योंकि अगर ज्यादा परेशान करने पर उसके दादाजी सरपंच के पास पहुंच गए तब बात उसकी नौकरी पर आ जाएगी। वैसे भी इस घर में सब लोग उसे इसीलिए मानता है क्योंकि बस भैया चलाती है जो कुछ काम करती है। अगर उसे अपना काम छोड़ दिया तो माँ की बहू की तरह उसकी भी कोई इज्जत नहीं रहेगी और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसीलिए चाहे वो कितनी ही नफरत क्यों ना करे, ईशा से उसे बर्दाश्त करना पड़ता था। अचानक से फिर नंदनी को कुछ याद आता है और वो कहने लगती है, वैसे तो एक जान है मेरी नज़र में, पर पता नहीं वो सही होगा या नहीं। उसकी बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं मानो कह रहे हो कि आगे बोलो। नंदनी ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। इंसान की उम्र 39 साल है और उसके 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी मर गई है, इसीलिए उसे सिर्फ उसके बच्चे देखने के लिए कोई चाहिए। उसके बात सुनकर आनंदी खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा, और वो दहेज नहीं मांगेगा ना? नंदिनी अपना सरनाम हिलाते हुए कहती है, दहेज की तकलीफ नहीं है, बस उसे उसके बच्चे संभालने के लिए एक माँ की जरूरत है। नीरज नंदनी को देखते हुए पूछता है, और उसके परिवार में कितने लोग हैं? नंदिनी रहती है, उसके परिवार में पूरे कर भाई हैं और सबसे बड़ा है। इसके बाद सुनकर नीरज तुरंत अपना से मिलाकर सिस्टर के लिए मना कर देता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है, प्लीज सबको पता है कि उसके भाई के इकलौती होती है जिसका नाम ईशा है, और क्योंकि वो लोग अलग अलग रहते हैं, किसी ने उसके भाई की जमीन जायदाद मरने के बाद ईशा को मिलेगी। और अगर ईशा की शादी किसी ऐसे घर में हो गई जहां बहुत सारे लोग हो तो जब बात जमीन लेने की आएगी तब हाथापाई होना तय है। और आज के समय में जब पुलिस तो इतना ध्यान देती नहीं थी, जिसके परिवार में जितने ज्यादा लोगों को लड़ने आता था उसी का परिवार जीता गया। यही कारण था कि परिवार कोई ऐसा हो जिसमें ज्यादा लोग भी ना हो और जो ज्यादा दहेज भी ना मांगे। नंदनी को सोचती है और फिर कहती है, अगर वो नहीं चलेगा तो मेरे दिमाग में एक और इंसान है, उसकी उम्र 32 साल है। वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन मैंने सुना था कि उसने अपने हाथों से मार मार के अपनी पत्नी का ऐसा हाल कर दिया कि अंत में उसकी पत्नी तड़प तड़प कर मर गई। और इसके साथ साथ उसकी माँ भी बहुत खतरनाक है। पूरे गाँव में छोटी छोटी बात पर सबसे लड़कियां और अपनी बहू को भी उसने बहुत परेशान कर रखा था। नंदिनी के बाद शंकर आनंदी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो खुश होते हुए पूछता है, अच्छा, इस घर में लोग तो नहीं है और दहेज का क्या? नंदनी अपना सिर नामे हिलाते हुए कहती है, ज्यादा लोग तो नहीं है, बस ये रहेगा। और उसकी माँ, जहां तक बात रही दहेज की, तो उन्हें दहेज नहीं चाहिए। कांग्रेस से देखा जाए तो दादाजी के बाद एक सारी जायदाद पर अगर किसी का हक था तो वह ईशा। इसीलिए इन लोगों के दिमाग में बस यही बात थी कि बिना कोई ज्यादा दिए लिए अगर ईशा किस्मत से निकल जाए तो बहुत अच्छा हो। नीरज नंदिनी को देखते हुए पूछते लगता है, उसको ईशा के मोटापे और कालेपन से कोई तकलीफ तो नहीं है ना? इसके बाद सुनकर नंदिनी का फिर से अपना सरनामे हिलाती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, उनके हिसाब से उनके पास तरीका है इसका वजन कम करने का। और अगर ईशा उनके कैसे काम नहीं आती है तब वो लोग उसे किसी समझदार को भेज देंगे और एक दूसरी पत्नी से शादी कर लेंगे। उसके बाद सुनकर नीरज की चिंता कम हो जाती है और उठने के बाद कहता है, इंतजार मत करो, कल या परसों जाकर के रिश्ते की बात छेड़ो और ईशा को देखने के लिए भैया के पास लेकर जाओ। उनकी मां सुंदर नंदिनी कहने लगती है, लेकिन अगर बड़े ससुर से नहीं माने तो? क्योंकि मेरे यहाँ लगभग सभी को पता है कि यह आदमी अपनी पत्नी को मारता था और उसकी सास भी बहुत परेशान करने वाली है। उसके बात पर आनंदी कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी ना होगा कि ईशा अपने दादाजी से पहले मर जाएगी। और वैसे भी जब तक वो जिंदा है तब तक हमारे पास बहुत सारे मौके हैं बहाने बनाने के। फिर नीरज बिना उन पर ध्यान दिए घर से बाहर निकलते हुए कहता है, कुछ भी हो जाए उस लड़की को 15 दिन के अंदर इस गांव से विदा करो। इन लोगों ने ईशा का पता नहीं क्या समझ कर रखा है, जब तक अच्छे से मार नहीं पड़ती तब तक सुधरेंगे नहीं ये लोग। बेचारा अभिमन्यु, तुम्हें उस लड़की से जलन हो रही थी नहीं? विंकिंग फेस मोटी ईशा, क्या करोगे तुम अगर मुझे जलन होगी तो? एंग्री बेचारा अभिमन्यु, क्या कर लूंगा मैं, वैसे भी एक लाचार इंसान कुछ नहीं कर सकता। मोटी ईशा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तब तक कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हें तुम्हारी सही जगह पता है। चैप्टर 14 रिश्ता लेके आए हैं चापकी ईशा के लिए। दूसरी तरफ ईशा को तो कुछ पता ही नहीं था, 1 या 2 दिन के अंदर नीरज की तरफ से भेजा गया फैंटास्टिक दूल्हा उसके घर रिश्ता फिक्स करने आने वाला है। उल्टा वह तो बड़े ही आराम से अपने हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी के सहारे 4-4 बड़ी बड़ी टोकरी बांधे पहाड़ी के ऊपर चली जा रही थी। आज वह बहुत खुश थी क्योंकि उसने तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वह अपने दादाजी पर बोझ नहीं बनेगी। और वैसे भी उसके पति ने, मतलब होने वाले पति ने, उसे इतना अच्छा तोहफा दिया है, इसका इस्तेमाल करना तो बनता है ना।
आज इस पेंडेंट की शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी सब्जियां हो जाएगी जो इस सीजन में मिलना मुश्किल है और ले जाकर मार्केट में बेच देगी, फिर उन पैसों से अपने दादाजी की मदद करेगी। अभी पहाड़ी की शुरुआत हुई नहीं थी, इसीलिए रास्ता ज्यादा मुश्किल भरा नहीं था। वैसे भी क्योंकि इस जगह पर काफी अच्छी घास उगती थी, इसलिए कई सारे लोग अपनी गाय और बछड़े को यहाँ लाकर बांध देते थे अपने आप चलने के लिए। आज भी वैसा ही था, अच्छी खिली खिली धूप थी, इसलिए कई गांव वाले अपने अपने जानवरों के साथ यहाँ पर आए थे, कुछ तो अपने बच्चों के साथ भी आए थे। जब वह लोग ईशा को इस तरह से टोकरिया लेकर पहाड़ी के ऊपर जाता हुआ देख रहे थे तो बिल्कुल हैरान हो गए थे, क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ यही सुना था। अपने मोटापे के कारण उसे 2 कदम भी चला नहीं जाता। अरे वह तो इतनी काली है कि लोगों को अपनी शक्ल दिखाने में भी उसे शर्म आती है। कल मुही कहीं की इतनी मोटी है कि वह घर से बाहर निकल में शर्म आती है और आलस तू कूट कूट के भरा है। ऐसे ऐसे ताने और किस्से ईशा के बारे में पूरे गांव में फेमस है, यहाँ तक के गांव का छोटा बच्चा बच्चा भी जानता था कि ईशा कितनी बड़ी आलसी है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह सारी बातें नीरज के परिवार ने फैलाई है। अभी यहाँ पर बात ये होती है कि नीरज का परिवार तो ईशा से जल्दी मिलता नहीं है, तो फिर उन्हें ये सब कैसे पता? इन सब के बारे में उन्हें उर्वी ने बताया है। लेकिन ईशा को इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो भले ही उन्हें इन सब लोगों के नाम पता हो, लेकिन इन सब लोगों को वह पर्सनली जानती नहीं है। दूसरी बात, असली ईशा भी इन सब लोगों को इतना अच्छी तरह से जानती नहीं है, और आज तक उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही सिद्धांत अपनाया है कि मतलब सिर्फ उन लोगों से रखो जिनसे रखना है, उनसे नहीं जो हर बात में घुसते हो। सबकी नजरों को इग्नोर करके ईशा सीधा पहाड़ी के ऊपर जा रही थी। रास्ते में सामने से उसे एक लड़का आता दिखाई दिया, जिस वजह से वो रुक जाती है। उस लड़के के हाथ में गाय का बछड़ा रहता है, जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाती है। घूमर उसके दादाजी दोनों गांव में रहते हैं, लेकिन उनके घर में गाय तो छोड़ो, एक मुर्गी भी नहीं दिखती। अगर वह किसी तरह से दादाजी को घर में जानवर रखने के लिए मना ले तो कितना अच्छा होगा। बेइज्जती। सबको पता था कि यह ऐसा समय है जब ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा हुआ है। इसके साथ साथ सरकार भी किसानों के और गरीब लोगों के कुछ मदद नहीं कर सकती, क्योंकि देश अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। इसीलिए इस समय में अगर आपके पास राशन नहीं दिया है और गाय और मुर्गी जैसे जानवर है, तो कम से कम आप दूध और अंडे बेचकर जी खा तो सकते हैं, लेकिन उनके घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ईशा अपने दिमाग में ये सोच लेती है कि आप घर जाकर हो सबसे पहले जानवर ही खरीदेगी। ईशा को एहसास नहीं होता, लेकिन उसके इस तरह से जुड़ने से लड़का मर जाता है और जल्दी से वहां से भागने लगता है। उस लड़के को भागता हुआ देखकर ईशा उसे पुकारते हुए कहते हैं, अरे सुनो। ईशा की आवाज सुनकर वह लड़का रुक जाता है और धीरे धीरे पलटकर ईशा को देखता है। उस लड़के को देखकर ईशा को समझ नहीं आता कि हंसी या फिर रोए। आखिरकार वह लड़का ऐसा मुंह बनाकर खड़ा होता है, उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे ईशा ने उसे उसके जान मांग ली है। उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। ऐसा एक लंबी गहरी सांस लेते हुए सोचती है, छोड़ो जाने दो, जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकते। इन गांव वालों के मन में ईशा एक लड़ाकू लड़की है, ये बात पूरी तरह से पत्थर की लकीर बन चुकी। ये सोचकर ईशा लड़के को देखते हुए बोलती है, बात बताओ, तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर जानवर कहाँ से खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुमने अभी अभी यह बछड़ा खरीदा है। उसके बाद सुनकर लड़का अपने बछड़े को देखता है। सच था, उसने इस बछड़े को आज लिया था, इसीलिए तो बछड़े के गले में सिर्फ एक रस्सी बंधी हुई है। बना आमतौर पर तो गाय की नाक से गले तक एक पट्टा बांधा जाता है, जिससे फिर रस्सी निकाली जाती है। बच्चा भी ना ज्यादा सोचे समझे ईशा को देखते हैं क्या होता है। सुनील काका के घर पर मिल जाएगा दीदी, उनके पास ये जानवर रहते हैं। ईशा उसे लड़के को देखते हैं, फिर अपना सर हल्के से हिलाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। फिर इसके बाद अपने कंधे पर उसे लकड़ी के जरिए चारों जो टोकरियां है उन्हें संभालते हुए पहाड़ों के अंदर जाने लगते हैं। लड़का एक बार फिर से ईशा को इस तरह से देखता है जैसे वह एक भूत है, सिर्फ सोचकर अपना शहर हिलाते हुए कहता है, माँ सच कहते हैं, सुनी सुनाए बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अपनी आंखों से देखा है सच होता है, वरना लोगों बातों में आकर खामखा। वो ईशा से डर गया। ईशा धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए एकदम गहराई में जाने लगती है। जैसे जैसे वो अंदर जा रही होती है, उसे बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास हो रहा होता है। खुशी के मारे ईशा और अंदर जाने लगती है। थोड़ा और अंदर जाने के बाद उसे झील दिखाई देती है। इससे सबसे ज्यादा स्ट्रांग स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास हो रहा है मुझे। चारों तरफ से गाने दाने पेड़ों से ढकी हुई रहती है। सूरज की रोशनी झील के अंदर मौजूद पानी पर पड़कर उसे सुनहरा रंग दे रही होती है। झील के आसपास की मिट्टी कुछ ज्यादा ही गीली होती है, जिससे यहाँ उगने वाले सारे पेड़ पौधे हरे भरे और घने होते हैं। जैसे देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी से जाकर अपनी दुपट्टे के पल्लू को आगे करती है और उसमें लगे गांठ को खोलने लगती है। उस घाट के अंदर 67 अलग अलग तरह के बीज होते हैं। माया अलग अलग जगह पर मिट्टी खोदकर एक एक करके बीज रखती है। सबसे पहले माया आलू का बीज रखती है। देखते ही देखते थोड़ी सी स्पेशल एनर्जी देते ही उस जगह पर 10 से 15 बड़े बड़े आलू रहते हैं। इनका साइज नॉर्मल आलू से थोड़ा बड़ा रहता है और ये हल्के हल्के चमक जाते हैं।
ईशा उन सबको उठाकर अपनी टोकरी में भर लेती है। इसके बाद ईशा यहाँ पर टमाटर का पेड़ लगती है। आलू की तरह ही टमाटर की नॉर्मल टमाटरों से अलग साइज के होते हैं। टमाटर के बाद एक कद्दू का बीज लगती है और कहाँ पर 3 बड़े बड़े कद्दू बिल्कुल गोल्डन कलर के मौजूद होते हैं। इन सब चीजों को देखकर ईशा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। चाहे तो इन सब्जियों को बड़े आराम से भेज सकती है। आखिरकार बड़े कभी लोग होंगे जो इस वक्त में इस तरह की सब्जियों का मना करे, फिर जो पैसे उसे मिलेंगे उनका इस्तेमाल करके दोबारा ऐसा करेगी। लेकिन अगर किसी ने उसे इस समय इस तरह के समाज के साथ तालाब के पास से जाते हुए देख लिया, तुमने शक हो जाएगा। इसीलिए वहां मौजूद है मुझे छोटे छोटे पौधे जिन्हें जाएं और दूसरे जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईशा उन्हें उठा करके अपनी टोकरी को ढक देती। किसी दूसरे इंसान को कभी पता चलेगा ही नहीं तो उसकी टोकरी के अंदर असल में क्या सामान है, ऐसा सोचकर ईशा खुश हो जाती है। उसे बस जल्दी से जाकर दादाजी को ये सब दिखाना होता है, लेकिन इस हालत में वह जान भी नहीं सकती। उसका पूरा शरीर इस समय काला पड़ गया होता है और पिछली बार की तरह इस बार भी इस काले मटीले भारत से बदबू भी आ रही होती है। इस बार ईशा पूरी तैयारी के साथ आई थी, इसलिए इस बार को यहीं पर तालाब के पानी से अपने आप को साफ करने लगती है। कपड़े बदलकर वापस घर की तरफ चल जाती है। घर के पास पहुंचते ही उसे उसके दादाजी दिख रहे होते हैं, जो कि अपनी लकड़ी के सहारे बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हालांकि उसके दादाजी को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे फिर भी बहुत अच्छा लगता है। ईशा को इतनी सारी बड़ी बड़ी टोकरियों के साथ घर की तरफ आता देखकर दादाजी तुरंत उसके पास जाते हैं। उसे एक टोकरी अपने हाथ में लेते हुए पूछते लगते हैं, अरे बेटा, इतनी सारी घास, हमारे घर में तो कोई जानवर ही नहीं है, 2 दिन में ये सब खराब हो जाएगा। उनकी बात सुनकर ऐसा कुछ नहीं कहती, बस जल्दी से उन्हें अंदर जाने का इशारा करती है। दोनों अंदर जाकर एकदम रसोईघर के आज पहुंच जाते हैं। तब माया टोकरी के ऊपर से घास हटा दिया और उसके बाद जो दादाजी देखते हैं एवं चौंक जाते हैं और ईशा को हैरानी से देखने लगते हैं। उन्हें इस तरह से देखकर ईशा थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब मुझे तालाब के पास वाली जमीन पर मिले, वहां पर ऐसा बहुत कुछ है। ईशा का जवाब सुनकर दादाजी इस पर शक नहीं करते, हंसते हुए कहने लगते हैं, मेरी ईशु तो बड़ी किस्मत वाली है, हा 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 हा। दादाजी को ईशा के बात पर शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि पहाड़ों पर ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो ज्यादातर लोग जानते नहीं है और जिन्हें मिली है या जो जानते हैं वह चुप रहते हैं ताकि किसी और को उसके बाद में पता ना चल पाए। इसके बाद ईशा खाना बनाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी खाना बहुत अच्छा बनता है। खाना खाने के बाद दादाजी के पेट का दर्द पिछली बार की तरह इस बार भी कम हो जाता है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। दादाजी खुशी के मारे सोचने लगते हैं, आखिरकार मेरी पोती के पास भी बहुत अच्छा गुण आ गया। उसके जैसा खाना तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। अब कोई भी उसे उसके ससुराल में परेशान नहीं करेगा। बाहर अंगने में खटिया पर बैठकर दादाजी पान बनाकर खा रहे थे। ईशा उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और कुछ सोचकर धीरे धीरे लगती है, दादाजी, दरअसल बात की मुझे पैसे कमाने हैं। उसकी बात सुनकर दादाजी को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। पान भी उनके हाथ से गिर जाता है और वह हैरानी के साथ ईशा को देखने लगते हैं और सोचने लगते, और सब चीज तो ठीक है पर ईशा और काम। उन्हें अच्छी तरह से याद था कि किस तरह से कुछ समय पहले जब उन्होंने ईशा का काम शहर के छोटी सी दुकान में लगाया था तो पहले दिन तो बड़े जोश में गई थी, लेकिन दूसरे दिन मुंह बनाकर वापस आ गई थी और कहने लगे कि किस तरह से कितना सारा काम था, वह कभी भी काम नहीं करेगी। ईशा ये बात जानती थी, लेकिन उसे पता था कि उसके दादाजी इसकी किसी भी बात को डालेंगे नहीं, इसलिए वह अपने चेहरे पर जितनी प्यारी मुस्कान बन सकती थी इतनी प्यारी मुस्कान बनाकर खाने की कोशिश करेगी। मान जाए मान जाए। उसे देखकर कोई दूसरा अगर होता तो डर के मारे वहां से भाग जाता, क्योंकि उसके काले चेहरे पर सफेद दांत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहे थे। पर दादाजी के लिए तो उनकी फोटो सबसे सुंदर है, इसीलिए वह गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, ठीक है, जैसा तू खाली में शायर जाकर तेरे लिए कुछ काम देखता हूँ और वहां, लेकिन मुझे किसी दुकान में काम नहीं करना, मुझे तो व्यापार करना है। इस बार दादाजी सवालिया नजरों से देखने लगते हैं और कहते हैं, व्यापार? हाँ बिल्कुल, हम लोग चने का व्यापार कर सकते हैं, बाजार में जाकर सब्जियां भेज सकते हैं। उसकी इस बात पर दादाजी उसे हैरानी से देखते हुए कहते हैं, तो क्या कह रही है बेटा, तुझे पता भी है अगर किसी गांव वाले ने सुन लिया तो क्या होगा? आज के समय में ये सब नहीं होता है। दादाजी की बात सुनकर ईशा को याद आता है, इस समय तो सूखे की वजह से कई जगह फसलें बर्बाद हुई है और इसीलिए आसपास के शहरों में बिना बोले ही एक नियम चलता है कि अगर किसी के पास कुछ भी ज्यादा सामान है तो वह उसे बचेगा नहीं बल्कि दूसरे गांव वालों को बांटकर उनकी मदद करेगा, और अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो फिर उसे मुसीबत झेलनी पड़ती है। गाँव के लोग उसे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करते। इसीलिए वह अपने दादाजी को समझाते हुए कहती है, आप शायद मेरी बात समझे नहीं दादाजी, मैं किसी तरह की सब्जी की बात कर ही नहीं रही हूँ और दूसरे खाने पीने की चीजों की, मैं तो चने की बात कर रही हूँ। दादाजी हैरानी से पूछते हैं, चने?
हाँ दादाजी, चनों के दाम भी बहुत सस्ते हैं, हम लोग उन्हें अच्छी तरह से अगर भिगोए और उन पर थोड़ा ध्यान दे तुम्हें जड़ आ जाएगी, फिर उन्हें भेज भी सकते हैं। उनकी बात सुनकर दादाजी सोचने लगते हैं, जाने दो, वैसे भी अगर ये तरकीब काम नहीं की तो हम लोग उन्हें खुद ही इस्तेमाल कर लेंगे। दादी जी ईशा की बात मान लेते हैं और फिर दोनों अपने पड़ोस के गांव वालों से थोड़ा थोड़ा करके 3 किलो चने ले आते हैं। रास्ते में दादाजी सुनील के घर में जाकर ईशा ने जैसे कहा था वैसे जानवर खरीद लेते हैं। 2 गाय और 15 मुर्गियों के बच्चे लेकर दोनों दादी पोते घर के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि महीने का आखिरी समय चल रहा था इसलिए दादाजी के पास उनके पैसे नहीं थे। उन्हें 1-2 हफ्ते में उनकी पेंशन मिलने वाली थी, इसलिए उन्होंने सभी गांव वालों को जिनसे उन्होंने सामान लिया था उन्हें बता दिया था कि जब पेंशन मिलेगी तभी पैसे दे देंगे। गांव वालों के बीच में काफी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और इसके साथ साथ सब ईशा के दादाजी की बड़ी इज्जत भी करते थे, इसलिए उन सब लोगों ने उन्हें ये सारा सामान ऐसे ही दे दिया था और बाद में पैसे लेने के लिए हाँ भी कर दी थी। लेकिन ईशा को पता ही नहीं था कि उसके अंदर जो इतना बड़ा चेंज आया है, अब वह हर घर के अंदर हॉट टॉपिक बन चुका है। आज पड़ोस की कई सारी औरतें मिलकर उसी के बारे में बातें कर रही थी। अरे तूने सुना है, मुझे ईशा है ना भूत पहाड़ चढ़कर ऊपर जानवरों के लिए घास फूस इकट्ठा करने गई थी। मैंने तो सुना था बहुत आलसी है, लेकिन ये तो बहुत अच्छे से काम करने वाली निकली। उसे औरत की बात सुनकर सुनील जी की पत्नी भी बोलते हुए कहती है, अरे आज ही आई थी मेरे घर अपने दादाजी के साथ, 2 गए और 15 मुर्गियां लेकर गई है। अब बताओ, आज के समय में खुद के खाने के लिए इतने पैसे नहीं है, इतने सारे जानवरों को कैसे खिलाएगी। दूसरी औरत से टूकते हुए कहती है, अरे तुझे नहीं पता क्या, उसके दादाजी बहुत बड़े अफसर थे और उनकी बहुत अच्छी पेंशन आता ही पूरे 550 रुपए। इसके साथ साथ अनाज और बीज ये सब तो मुफ्त में मिलते हैं उन्हें। इसीलिए मुझे कोई हैरानी नहीं है कि बोलोगे ये काम आराम से कर लेंगे। एक और औरत उन्हें बताते हुए कहती है, वैसे भी ईशा के पुरानी गलतियों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हम सब नहीं जानते क्या 5 साल की उम्र में बेचारी बच्चों के पापा एक्सीडेंट हो गया और तो और माँ उसे छोड़कर दूर किसी आदमी से, इसके पहले से ही 2 बच्चे हैं, उनसे शादी कर ली और अपनी इकलौती बेटी को कहाँ छोड़ा उसने, उस नीरज के घर पर। अगर ईशा के दादाजी सही समय पर उसे वापस लेने नहीं आए होते तो अब तक ईशा की मौत हो गई होती। याद है कैसे काम करवाते थे वह लोग। हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है, एकदम सही बोला। नीरज का परिवार तो ऐसा है ही, अपने ही बड़े भाई के पोती को नहीं छोड़ता हूँ। तुम बड़े भाई की बात करी, आपने खुद की बेटियों को 5 साल के बाद मस्ती भेज दिया और एक की तो शादी भी तय कर दी। ईशा को कोई आइडिया नहीं था कि उसके इस छोटे से चेंज की वजह से गांव में उसकी इमेज कितनी ज्यादा चेंज हो गई है। इसके साथ साथ गांव वालों को उससे बहुत ज्यादा सिंपैथी भी होने लग गई और उसके बिना कुछ किए ही गांव वालों ने नीरज के परिवार को बाहर निकालने के बारे में सोच लिया। वो तो जल्दी जल्दी अपना सारा सामान लेकर अपने दादाजी के साथ घर जा रही थी, लेकिन दूर से ऐसे 3 लोग खड़े दिखाई दे गए। वो अपने दादाजी को एक बार देखी है, फिर धीरे धीरे चलते हुए वहां जाती है। वहां पर एक आदमी लगभग 30 या 40 साल का, एक बुजुर्ग सी औरत जिसने इस आदमी की तरफ फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं और एक आदमी खड़ा होता है जो देखने से पता चल रहा था कि कोई पंडित है। उन तीनों को देखकर दोनों दादा पोती हैरान हो जाते हैं। आगे बढ़कर दादाजी उन तीनों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहते हैं और पूछते हैं, आप लोग कौन हो और यहाँ मेरे घर के सामने क्यों खड़े हो। उन्हें अच्छे से पता था कि यह लोग रिश्ते की बात करने आया है, नहीं तो पंडित जी साथ में कभी नहीं आते। और उन्हें मन ही मन बड़ी खुशी भी हो रही थी, क्योंकि पिछले 3 साल में जब से उनकी बेटी की शादी के लायक हुई थी तब से यह पहली बार था कि कोई खुद से चलकर उनके यहाँ रिश्ता लेकर आया था। ये देखकर उन्हें बड़ा अच्छा लगता है और अपनी पोती पर गर्व भी होने लगता है। पंडित जी आगे चलकर बोलते हैं, नमस्ते नमस्ते जी, एक काम करते हैं, हम लोग सारी बातें अंदर चलकर करते हैं, बाहर में ये सब बातें करना अच्छा नहीं लगता। ईशा साइड में खड़े होकर इन तीनों को बड़े गौर से देख रही होती है और उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा होता है कि आज पक्का रात शांति से बीतने वाले नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो बुजुर्ग औरत उनके पास में सामान को बड़े ध्यान से देख रही होती है। उसकी आंखें ट्यूबलाइट की तरह चल रही होती है और वह थोड़ा सा हंसते हुए कहती है, इतने सारे जानवर तुम लोगों ने खरीदे पालने के लिए। उसकी बात सुनकर ईशा हाँ में सर हिला देती है। ये सुनकर उस औरत की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता और वह मन में सोचने लगती है, अरे वो बड़े पैसे वाले लगते हैं, एक बार बस शादी कर ले मेरे बेटे से, फिर तो इसके ऊपर रंग की भी चिंता नहीं है, कटवा कटवा के ठीक कर दूंगी। फिलहाल अभी सबसे जरूरी है इसे जल्दी से शादी करके इन सब चीजों को अपना बना लेना। वही दादाजी उनकी बातें सुनकर अच्छे से समझ गए होते हैं कि लोग यहाँ ईशा के ही रिश्ते के लिए आए हैं। अगर पहले आए होते तो शायद वो खुशी खुशी राजी भी हो जाते, क्योंकि लड़का हट्टा कट्टा था, दिखने में भी ठीक ही ठाक था। लेकिन अब जब उन्होंने अभिमन्यु को देख लिया था तो अभिमन्यु के साथ इस लड़के को तोलने के बाद पता चल रहा था कि अगर मैं नहीं आसमान है और ये लड़का जमीन में पड़ा कीचड़, और वह चाहते हैं कि उनकी पोती आसमान में उड़े, कीचड़ में ना तैरे। ये सब सोचकर वो उसे लड़के को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और फिर अपना मुंह फेर लेते हैं। वो तीनों लोग दादाजी की हरकतों को देखकर दंग रह जाते हैं और फिर ईशा की तरह घूमते हैं।
तीनों के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, ऐसी लड़की होने के बाद भी यह इतने नखरे दिखा रहे हैं। उसे बुजुर्ग औरत से अब और खड़ा नहीं हो जाता है, काफी दूर से चलकर आई होती है, इसीलिए वो पंडित जी के बिना कुछ बोल ही बोलने लगती है। अरे आपके द्वार पर मेहमान आए हैं, अंदर तो नीचे बाहर खड़े खड़े बात करेंगे क्या? उसकी बात सुनकर ईशा अपनी आंखें छोटी करके उसे औरत को घूरने लगती। बाप रे बाप, अभी तो कुछ बात भी नहीं हुई और यह औरत ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे हम लोगों ने अपने हाथ पैर जोड़कर इसी यहाँ अपने बेटे के साथ उसका रिश्ता तय करने के लिए बुलाया है। दादाजी को ना सच में इन्हें भाग देना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि यह लोग उनके घर के बाहर खड़े थे इसीलिए ना चाहते हुए भी इन्हें अंदर तो लेना ही था। इसीलिए बिना मन के दोनों दादा पोती उन तीनों का अंदर ले लेते हैं। अंदर आकर वो औरत बड़े गौर से पूरे घर को देखने लगती है। ईशा सारा सामान और जानवरों को आंगन में खड़ा करके उस औरत पर अपनी नजर बनाए रखती है। पता नहीं क्यों से लग रहा था कि आज इस बुढ़िया की वजह से बहुत बड़ा तमाशा होगा। पक्का मुझे भी लगता है कि बहुत बड़ा तमाशा होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो यह औरत पक्का तुम्हारी होने वाली सास बनके इस घर से निकलेगी। बेचारा अभिमन्यु। एक बात बताओ डार्लिंग, तुम इन लोगों को कैसे हैंडल करने वाली हो? मोटी ईशा, इसकी चिंता तुम मत करो, बस देखते जाओ। विंकिंग फेस बेचारा अभिमन्यु। लेकिन उसके लिए तो अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा ना मोटी ईशा? हाँ तो इंतजार करो फिर। विंकिंग फेस बेचारा अभिमन्यु। पता नहीं कि वो लड़की मुझसे सीधे सीधे बात ही नहीं करती। सैड फेस। चैप्टर 15 टीनॉन बिन ब्यूले मैमनॉन को ईशा दादाजी ने मिलकर निकल दिया। ईशा उस औरत की हरकतों को देखे जा रही थी। जब से वह औरत घर में घुसी थी तब से पूरे घर को इस तरह से देख रही थी जैसे अब से उसे इसी घर में रहना है। कभी घर में कुछ ऐसा देख ले रही थी जिससे उसे अच्छा लग रहा और वो मुस्कुराने लग रही थी, फिर कभी कुछ ऐसा देख ले रही थी जो उसे पसंद नहीं आ रहा था, तो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी। ऐसी औरतों को ईशा अच्छी तरह से जानती थी। आखिर समय कितना भी बदल जाए, जो औरतें बेहया होती है वह बेहया ही होती है। तीनों जान आराम से खटिया पर आकर बैठ गए थे और इसीलिए बेचारे दादाजी को वहीं पास में रखे स्टूल पर बैठना पड़ा था। इन सबको इस तरह से बैठा देखकर ऐसा लग रहा मानो वह सब नाश्ते पानी का इंतजार कर रहे हैं, और वह बुजुर्ग औरत ईशा को इस तरह से दूर है कि जैसे वह अभी ईशा की सास बन गई है और इस बात से नाराज है कि घर में मेहमान आए हैं, अलीशा उन्हें चाय पानी नहीं दे रही है। ईशा के दादाजी ईशा की तरफ इशारा करते हैं। उनका इशारा पाकर ईशा बिना मां के किचन में जाती है और 4 गिलास पानी और गुड़ के टुकड़े ले आती है। फिर रसोई घर में से थोड़ी ऊंची वाली टेबल लाकर वही घटिया और दादाजी के स्टूल के बीच में रखकर साइड में खड़ी अपने बैठने वाली मजबूत टेबल को लाकर रख देती और बैठ जाती है। उसे इस तरह से बैठा हुआ देखकर वह बुजुर्ग औरत ईशा को घर कर सोचने लगती है, ओहो, इसके दादाजी ने तो इसे पूरी तरह से सर पर चढ़ा रखा है। लड़की को ठीक से पता भी नहीं है कि जब मेहमान आए तब जवान और कुंवारी लड़कियां इस तरह से उनके साथ नहीं बैठती। कोई बात नहीं, एक बार मेरे घर आ जा, फिर मैं इसे अच्छी तरह से सुधार दूंगी। इतना सोचकर वह औरत बड़े आराम से गुड़ उठाती है और उसे खाते में पानी पीने लगती है। दादाजी बिना पानी पिए उनकी तरफ देखते हैं और कुछ सोचकर फिर कहते हैं, अब आराम से हम लोग बैठ चुके हैं, पानी पी लिया है, आपने बताइए कैसे आना हुआ? उनकी बात सुनकर पंडित जी अपने दोनों हाथों को एक पर एक करके मलते हुए कहते हैं, वो क्या है ना, हमने आपके घर की लड़की के बारे में बड़ा सुना है कि वह कितनी गुणवती है, गुणवान है, गांव वाले भी उसके बनाए करते हैं, इसलिए बस हम यहाँ चले आए आपकी लड़की का रिश्ते में हाथ मांगने। पंडित जी की बात सुनकर तो दादाजी का चेहरा देखने लायक हो गया होता है और वह सोचने लगते हैं, ठीक है, मान लिया कि मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए उसकी बुराई सुन नहीं सकता, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि मैं गांव में फैलने वाली बातों के बारे में कुछ भी नहीं सुना। थोड़ी बहुत तारीफ करना ठीक है, लेकिन इस तरह से अपना जमीर बेचकर चंद पैसों के लिए झूठ पर झूठ बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा हुआ जो मैं इन पंडितों की बातों में नहीं आया, नहीं तो मेरी यीशु का घर बसाने से पहले ही उजाड़ जाता। दूसरी तरफ इशारा तो दादाजी की शक्ल देखकर ही पहचान गई थी कि उन्हें इस पंडित की एक भी बात पर रत्ती भर का भरोसा नहीं है, और जब दादाजी जो अपनी पोती की तारीफ किए बिना जिनकी राधे उसकी तारीफ के साथ खत्म होती है और दिन तारीफ के साथ शुरू होता है, जब उस इंसान को भरोसा नहीं हुआ तो फिर उसे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि किसी गांव वालों ने उसकी तारीफ भी की होगी। वह तो बस इंतजार कर रही होती है कभी लोग बोलकर घाटे और फिर वह बोलना शुरू करे। पंडित जी भी अपने दिल पर पत्थर रखकर यह सब बोल रहे होते हैं। आखिर उन्होंने रिश्ता करने के लिए पैसे जो ले लिए होते हैं, इसीलिए फिर अब अपने दिल पर चट्टान रखकर पंडित जी उस लड़के की तरफ इशारा करते हैं जो कि लगभग 40 साल का होता है, जिसका शरीर ठीक ठाक रहता है लेकिन शक्ल गुंडे
जैसी होती है और कहते हैं, और ये लड़का हमारे गांव के सबसे अच्छे लड़कों में से एक है, इसका शरीर देखिए, आज के समय में इतना अच्छा शरीर वाले लड़के जल्दी कहाँ मिलते हैं। और फिर इस आदमी की कुंडली के अंदर ये लिखा है कि जब यह शादी कर लेगा तो इसके किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। आप जानते नहीं हमारे गाँव में कितनी लड़कियां हैं जो किससे शादी करने के लिए मर रही है, लेकिन फिर भी आपकी पोती को चुना, क्योंकि इसमें कभी भी ऊपरी सुंदरता को उतना महत्व दिया ही नहीं जितनी आंतरिक सुंदरता को दिया है। इसके बाद तो बस ईशा का सर दर्द होने लग गया। वह सोचने लग गई कि अगर थोड़ी देर और उसने ये सब सुन तो कहीं उसके कानों से खून न निकलने लग जाए। दूसरी तरफ ये पंडित है जिसे शर्म ही नहीं आती। अरे कोई भी कह सकता है कि इस इंसान की उम्र लगभग 40 साल की होगी, लेकिन फिर भी बिना सोचे समझे यह इतनी आसानी से इस आदमी को लड़का कह रहा है। इसके बाद भी इसे चैन नहीं आता तो किस तरह से कह रहा है शादी के बाद इस इंसान की किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, और किस तरह से इसकी पहली पत्नी इसके लायक ही नहीं थी और इसीलिए उसने खुद की जान ले ली, खुदकुशी कर ली। और सिर्फ इसी तरह का लड़का है जो कि किसी औरत को खुश रख सकता है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में पहुंच चुका है जब ऐसे अपने घर परिवार को संभालने की समझ है, वरना अगर दो जवान लोग एक साथ रहे तो झगड़े और क्लेश होना तो तय है। और 5 मिनट बीतने के बाद ईशा ने सोच लिया, बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे और सहना भी नहीं होगा। इस समय पंडित जी दादाजी को देखते हुए कह रहे होते हैं, देखिए आपके लिए इससे अच्छा रिश्ता तो कहीं मिल ही नहीं सकता। बड़ी खुशकिस्मत है आपकी पोती जो इतने भाग्य वाला लड़का खुद चलकर यहाँ पर उसके सामने आया है। और इसके बाद इससे पहले के पंडित जी कुछ और कह पाए, ईशा उन्हें बीच में टूकते हुए कहती है, और इसीलिए ही इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर वहां बैठे चारों लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन कुछ सोचकर दादाजी फिर से एक मुस्कान के साथ ईशा को देखने लगते हैं। इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर आगे उनके पति क्या कहने वाली है। वैसे भी पिछले 2 दिनों से उसने जितनी भी बातें कही है, सब बातों ने उन्हें दंग कर रखा है। दूसरी तरफ जब तीनों बिन बुलाए मेहमान ईशा की बातें सुनते हैं तब उन्हें समझ नहीं आता वो क्या कहना चाहती है, क्योंकि आजकल के समय में लड़कियां इतनी बातें नहीं करती जितनी इंसान है यहाँ आने तक की थी। और अभी तो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे इस घर की असली मालकिन वही है। जहाँ दूसरी तरफ उस आदमी की आंखें छोटी हो जाती हैं तो वही वह बुजुर्ग औरत ईशा को अपने मन में कोस रही होती है, बस तू मेरे घर के बहू बन जा, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि किस तरह से बातें करते हैं। पंडित जी भी सवालिया नजरों से देखने लगते हैं उन तीनों को। इस तरह से देखकर ईशा कहती है, देखिए मुझे पता है कि आपके साथ आए ये जो आदमी है बहुत किस्मत वाले हैं, और उनकी पहली पत्नी उनके किस्मत के लायक नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। तब मैं जिसे उसके पिता बचपन में छोड़कर चल बसे, उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, बचपन से अपने बूढ़े दादाजी के सहारे रही है, जो वह कैसे उनके लायक हो सकती है जिम इतने सारे गुण हैं और जो इतनी समझदार है। आप सब अब जा सकते हैं, मुझे थोड़ा काम है, घर का खाना भी बनाना है, मैं आपके घर छोड़ने नहीं आ सकती। जब ईशा ने लड़के को आदमी कहा तब पंडित जी को ऐसा लग रहा था जैसे उनके दोनों गाल दर्द हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा था कि ईशा ने किस तरह से उन्हीं के शब्दों को उन्हीं के मुंह में ठोसकर उनका मुंह बंद कर दिया था। अरे उन्होंने इस आदमी की तारीफ सिर्फ इसलिए की थी ताकि ईशा खुद को खुशकिस्मत समझे कि इतना अच्छा लड़का उसके घर आया है उसके रिश्ता लेने के लिए, बल्कि यहाँ तो उसकी तरकीब भी उल्टी हो गई। दूसरी तरफ उन तीनों के चेहरे देखकर दादाजी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। उन्हें तो वैसे भी इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं था, आखिर उनकी पोती को उसके लायक पति से मिल गया था, तो फिर क्यों हो जाते किसी ऐसे आदमी के सामने हाथ फैलाने जिसकी पहली पत्नी उसकी किस्मत की वजह से मर गई। अगर पहले की बात होती तो भी वह थोड़ा सोचते, पर अब जब अभिमन्यु को इस आदमी के साथ कंपेयर करते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि आसमान का और जमीन पर पड़े कीचड़ का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। उन्हें तो बस मौका चाहिए था इन तीनों को बाहर भगाने का, जो कि उनकी इकलौती प्यारी पोती ने थाली में परोस के दे दिया। इसीलिए इस समय उन्हें ईशा पर गर्व हो रहा था। वह सोच रहे थे, बहुत अच्छे, अब मेरी लाडली सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं बनाती है बल्कि समझदार भी हो गई है। एक और गुण ईशा अच्छे से जानती थी कि इन लोगों ने गांव में उड़ती उड़ती कहानियों को तो सुना ही होगा, इसलिए उसने इन लोगों के साथ पोलाइट होना जरूरी नहीं समझा। उस बूढ़ी औरत को ईशा की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उससे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसके दादाजी को इस तरह से चुपचाप उसकी बकवास सुनता देखकर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के के हिम्मत कैसे हुई उनके प्यारे बेटे पर इस तरह से उंगलियां उठने की और उसे शादी के लिए मना करने की। गुस्से के मारे वही ईशा को बस झाड़ने ही वाली थी कि तभी उन्हें बाहर से गाय की बात सुनाई दी, और फिर उन्हें दादाजी की पेंशन और इस घर की जमीन सब कुछ याद आ गया, और उन्होंने अपना गुस्सा पीते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाइट और ईशा से कहने लगी, अरे बिटिया तू कैसी बातें कर रही है, तुझे शायद नहीं पता लेकिन मैंने अपने पुरोहित जी से सुना है, और उनके हिसाब से कुछ लड़कियां होती है जो शादी से पहले किस्मत वाली होती है और कुछ होती है जो शादी के बाद किस्मत वाली हो जाती है, लेकिन भाग्यशाली सभी होता है। और मैं अपनी पूरे जिंदगी भर के तजुर्बे के साथ रहती हूँ कि तू उनमें से है जो शादी के बाद किस्मत वाली होगी। तू जिस भी शादी करेगी वह हमेशा सुखी ही रहने वाला है।
इसलिए ये सारी बातें करके अपने आप को छोटा मत कर, तेरे से ज्यादा अच्छा मेरे बेटे के लिए दूसरा कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर पंडित जी उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं। उन्होंने अपने गांव के लोगों से सुना था कि यह औरत बातें बड़ी घुमा फिरा के करती और लड़ाई झगड़े में इसका मुकाबला किसी से नहीं है। यहाँ तक कि गांव के लोग इसे कुशल बुढ़िया कहते हैं और आज अपनी नजर से देख लिया इस बुढ़िया ने घुमाई है कि उन्हें भी इसकी बकवास पर यकीन हो गया था। दूसरी तरफ ईशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। सच में 1 इंच दो तो पूरा हाथ लोग पकड़ लेते हैं। अरे अगर उसे शादी करनी भी है तो भी वह अभिमन्यु जैसे लड़के से करेगी, अपने पापा की उम्र के लड़के से नहीं करने वाली हो। दूसरी तरफ वह बुढ़िया फिर दादाजी को देखते हैं और उन्हें देखते हुए कहती है, भाई साहब मैंने सुना है आपकी तनख्वाह 500 रुपए है और उसके साथ साथ आपको राशन और बाकी सब सुविधाएं मिलती हैं। इस समय लोगों की सैलरी लगभग सभी लोग जानते थे, क्योंकि बैंक इस समय इतना प्रचलित हुआ नहीं था, इसलिए पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करने और रखना होता है और जब टेंशन देने के लिए डाकिया आता है तो बातों बातों में सबको पता चल ही जाता है। इसलिए दादाजी ने बिना कुछ छुपाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उनकी बात सुनकर बुढ़िया की आंखें चमक गई, क्योंकि वह लोग वैसे भी बड़े गरीब लोग थे। जब उनकी बहू जिंदा थी तब दहेज के बहाने वह किसी ना किसी तरह से उसके परिवार से पैसे निकलवा ही लेते थे, लेकिन बाद में उसके जाने के बाद उनके घर में ज्यादा कमाई होती नहीं थी। अपने बेटे से वह बोल नहीं सकती थी, क्योंकि पूरी दुनिया में एक वही था जिससे उन्हें डर लगता था और खुद में इतनी ताकत बची नहीं थी कि घर का पूरा काम और खेत का पूरा काम करने के बाद कुछ पैसे कमाने बाहर चली जाए। इसलिए जब उसने नीरज के परिवार से ईशा के बारे में सुना तब बिना कुछ सोचे समझे तुरंत राजी हो गई। इसलिए गांव के लोगों से उसने 3,500 रुपए उधार ले रखे थे। 500 रुपए हर महीने का मतलब है 1 साल में पूरे 6,000 रुपए। इतने में तो वह अपने गांव का सारा उधार भी चुकता कर लेगी और इसके साथ साथ उसके पास काफी पैसे भी बन जाएंगे। इतना सोचकर उसे ईशा और भी अच्छी लगने लग गई थी। उससे लग रहा था कि उसके बेटे के लायक सिर्फ ईशा जैसी लड़की है जो अपने साथ इतना सारा पैसा लेकर आए। दूसरी तरफ उसकी खुशी देखकर दादाजी को कोई एतराज नहीं हुआ। आखिर आज के समय में सबको दहेज चाहिए रहता है और फिर बोलो तो पहली बार मिल रहे थे, इसलिए पैसे और जायदाद में दिलचस्पी दिखाने तो तय था। पर वैसे भी उन्हें इन सब से क्या मतलब था, इसीलिए वह जैसे ही अपना मुंह मना करने के लिए खोलने ही वाले थे कि तभी वह औरत तुरंत जल्दी से बोलने लगती है, भाई साहब देखिए अभी रात हो गई है, इसीलिए हम लोग कल सुबह नाश्ते पर मिलते हैं। आप हमारे गांव लिए आज हम लोग शगुन की अंगूठी दे देते हैं और ईशा को अपना बना लेते हैं, फिर तो कल गांव लिए बस चट मंगनी पट ब्याह। इतना कहकर वह बुढ़िया अपनी साड़ी की पल्लू को उठाकर उसकी गठरी को खोलते हुए उसमें से अंगूठी भी निकाल लेती है। वह अंगूठी कुछ खास नहीं होती, सिर्फ चांदी की एक गोल सी रिंग होती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से संभाल के इस बुढ़िया ने उसे रखा होता है, ईशा को पक्का यकीन होता है कि उसके पूरे घर में सिर्फ यही एक अंगूठी है जो के रूप में बची हुई है। सच था, उसके घर में पैसों की तंगी होने के कारण सारी चीज पहले ही बेचा चुकी है और यह अंगूठी भी उसकी मरी हुई बहू की है, जो कि उसके दहेज के साथ आई थी, जिससे वह जहां कहीं भी रिश्ते के लिए जाती है तो शगुन के अंगूठी बताकर देने की कोशिश करती है। उनकी बात सुनकर दादाजी ना है अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, देखिए बहन जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहती है, लेकिन मेरी ईशा की सगाई पहले से ही तय हो चुकी है, इसलिए हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उसकी बात सुनकर उसे बुढ़िया के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। वह आदमी अपने दांत पीसने लगता है। उन तीनों में से किसी को भी यकीन नहीं होता कि इतनी मोटी और काली लड़की की शादी पहले से ही तय हो गई होगी। ऐसी लड़की आज के समय में तो क्या आगे के समय में और पीछे के समय में किसी भी समय में किसी को नहीं पसंद होती। पंडित जी थोड़ा हिचकी चाहते हुए दादाजी को देखते हैं और कहते हैं, देखिए भाई जी, आपको इस तरह से मना करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमने तो नहीं सुना कि ईशा बिटिया का रिश्ता कहीं और तय हुआ है। उनकी बात सुनकर दादाजी अपना सिर हिलाते हैं। बात सही थी, क्योंकि अभी तक अभिमन्यु ने अपने परिवार वालों को बताया नहीं था, इसीलिए दादाजी ने गांव में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलने दिया था। आखिर सवालों की पोती का था, अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो उसका आगे क्या होता। इसीलिए दादाजी फिर कहते हैं, देखिए ये हमारे परिवार का मामला है और इसमें हम बाहरी लोगों को बताना जरूरी नहीं समझते। जब उसकी सगाई होगी तब गांव में सबको वैसे ही पता चल जाएगा और अगर आप चाहे तो हम आपको भी न्योता भिजवा सकते हैं। उनकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि अब वह इन तीनों मेहमानों को यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें इनडायरेक्ट निकालने को बोल रहे हैं। और जहां तक बात नहीं रिश्ते की, तो जब ईशा की शादी होगी तब उन्हें बारात में खाने का मौका तो मिलेगा ही। उस बुढ़िया को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना सिर झुकाकर पहली बार किसी दूसरे से बात किया था, लेकिन पलटकर उसे क्या मिला, नहीं करेंगे। अरे उनकी पोती कोई फूल की परी है क्या, जो सब इससे शादी करने के लिए बाहर लड़के लाइन लगाकर खड़े हैं। जो इनकी इतनी हिम्मत हुई कि इन्होंने उसके बेटे को मना कर दिया। इतना सोचकर वह औरत बस लड़ने के लिए खड़ी होने ही वाली होती है, किसका बेटा उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी नजरों से बाहर चलने का इशारा करता है। दूसरी तरफ दोनों दादा पोते अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं और दोनों में से उठकर कोई भी इन बिन बुलाए मेहमानों को बाहर छोड़ने तक नहीं जाता।
इतना बेइज्जत होने के बाद पंडित जी उन दोनों को लेकर तुरंत बाहर चले जाते हैं। वह बुरी औरत बाहर निकलते ही अपने पैर पटकते हुए घूंघट को सिर पर चढ़कर बोलने लगती है, अरे अपने घर में इन्हें दिए जलाने चाहिए थे, भगवान को पूछना चाहिए था कि हम लोग उनके घर में रिश्ता लेकर गए इनकी भैंस जैसी पोती के लिए, लेकिन इन लोगों का व्यवहार तो देखो। घर के अंदर ईशा खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। आज उसने सोचा होता है कि वह अपने दादाजी को मिक्स सब्जी बनाकर खिलाएगी। अगर उसके दादाजी अच्छा पौष्टिक खाना खाएंगे तो क्या पता उनकी तबीयत सच में ठीक हो जाए। वैसे भी उसके पास तो हम लॉकेट है, इसलिए इस बात की उससे ज्यादा चिंता नहीं रही है। क्योंकि आंगन का दरवाजा बंद नहीं हुआ था, इसीलिए ईशा, जो कि इस समय सारी सब्जियां निकालकर वहीं पर आंगन में धो रही थी, उस बुढ़िया की नजर में आ गई। पैसे की तंगी होने के कारण दाल चावल से ज्यादा वह कुछ खा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि सारी सब्जियों का दाम आसमान चढ़कर चुका था। इसीलिए जब वह ईशा को एक बार में इतनी सारी सब्जियां काटते हुए देख रही थी, तब वह आग बबूला होकर यह बोलने लग गई, देखो तो कितना पैसा बर्बाद कर रही है, सारी सब्जियों को एक बार में कट रही है। अगर इतनी सारी सब्जियां संभाल के इस्तेमाल करे इंसान तो एक महीने तक आराम से खाए, कितना अच्छा होगा। एक महीने तक रोज थाली में अलग अलग तरह की सब्जियां मिले, लेकिन कितनी बड़ी उल्टा है ये, उल्टा घर का सारा सामान बर्बाद कर रही है। उसकी बात सुनकर पंडित जी और औरत को देखते हैं और अपनी गठरी को उठाते हुए कहते हैं, अभी वह तुम्हारी बहू बनी नहीं है, इसलिए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वह कुछ भी करे। और इसके बाद वैसे भी उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है, तो शादी होगी कि नहीं होगी इसका भी पता नहीं है, इसलिए ज्यादा सोचो मत। इतना कहकर पंडित जी वहां से मुंह फेर कर चले जाते हैं और सोचने लगते हैं, अच्छा हुआ जो उन्होंने पैसे पहले ही ले लिए थे, वरना जिस तरह की यह बढ़िया है, अगर रिश्ता नहीं होता तो उन्हें ये कुछ भी नहीं देती। दूसरी तरफ वह बुढ़िया पंडित जी को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनका बेटा अशोक सख्त आवाज में कहता है, माँ बस आज के लिए इतना बहुत है। वह बढ़िया अंदर काम कर रही ईशा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अगर इससे तेरी शादी नहीं हुई तो क्या करेंगे। अशोक गुस्से भरी नजरों से ईशा को देखता है और कहता है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर सीधा तरीका सही नहीं होता है तो हम लोग जबरदस्ती दिखाएंगे। वैसे भी एक बूढ़ा आदमी और एक औरत मेरा क्या बिगाड़ सकती है। वह अपने दिमाग में सोच रहा होता है, औरतों को मारने का इस तरह से तजुर्बा है कि ऐसी जगह मारूंगा कि दर्द भी बहुत होगा और चोट नजर भी नहीं आएगी। बाहर वह चाहे कितनी ही गुंडी क्यों ना बने, पर घर में तो उसका बेटे का ही राज था, इसीलिए अपने बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया एक राहत की सांस लेती है और सोचने लगती है, जल्द ही मैं भी ऐसा ही खाना खाऊंगी। अशोक को शायद पता नहीं है कि ईशा को भी करने का बहुत तजुर्बा है, कहीं ऐसी जगह ना मार दे कि आगे चलकर बच्चे होना में भी प्रॉब्लम हो जाए। बेचारा अभिमन्यु, डार्लिंग जल्दी तुम्हारे घर गुंडे आने वाले हैं, तुम्हें अगवा करने सावधान रहना। मोटी ईशा, मुझे अगवा कोई कर ले, अभी तो ऐसा नहीं हो सकता। बेचारा अभिमन्यु, और ऐसा क्यों। मोटी ईशा, क्यों तुम चाहते हो मैं अगवा हो जाऊं। पाउटिंग। बेचारा अभिमन्यु, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। कोल्ड स्वेट स्माइल। मोटी ईशा, अच्छा तब ठीक है। रिलीव्ड फेस। तो सुनो, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे उठाने से पहले ही मेरे वजन से वो लोग खुद बिस्तर पर लेट जाएंगे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। चैप्टर 16 मिलिट्री वेडिंग। ईशा को कुछ भी नहीं पता था कि जिस मुसीबत को उसने अभी भगाया था वो फिर से उसके घर पर पूरी ताकत के साथ दस्तक देने वाली है, लेकिन ये सब तो फ्यूचर की बातें हैं। अभी तो ईशा ने खाना बना लिया था और दोनों थाली में एक बार फिर से खान पुरस्कार। उसने दादाजी को बुलाया, दोनों दादा पोती ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद क्योंकि अभी ज्यादा रात नहीं हुई थी और ज्यादा अंधेरा भी नहीं था, इसलिए ईशा ने तय किया कि वो एक बार फिर से पहाड़ पर जाएगी। गांव में तो ऐसा ही होता था, जल्दी खाना बन जाता था और इसके बाद लोग आराम करते थे, क्योंकि पूरे दिन वो लोग खेत में जो काम करते थे। लेकिन क्योंकि अब ईशा और उसके दादाजी के साथ साथ जिन जानवरों को लेकर आई थी उनके भी खाने का था, इसीलिए ईशा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर पहाड़ पर चढ़ने लग गई थी। इस समय घर का राशन भी खत्म हो गया था, बस एक बार और बनाने भर के चावल बचे थे। आज आप उनके लिए ही कुछ नहीं है तो जानवरों को क्या खिलाएगी। ईशा पहाड़ी के ऊपर चल रही थी कि तभी उसे सामने से एक और औरत नीचे आती हुई दिखाई दे रही थी। उस औरत को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी, क्योंकि यह तो उन्हीं सुनील काका की पत्नी थी जिनके यहाँ से यह जानवर ईशा लेकर आई थी। उसे समय दादाजी ने पैसे बाद में देने के लिए कहा था, लेकिन ईशा को ये ठीक नहीं लगा, इसीलिए उसने मुर्गियों के बच्चे के बदले उसके साथ लाई हुई जो सब्जियां थी उनमें से कुछ दे दी। और आज जब उन्हें पहाड़ी से नीचे उतरते देख रही थी तब उन्हें एहसास हो रहा था शायद आंटी पहाड़ पर वही सामान लेने के लिए गई है। ईशा को पता था कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए तो खाली हाथ आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती हो सीधा सीधा चलने लगती है और आंटी को देखकर उन्हें नमस्ते कहते हुए कहती है, नमस्ते काकी, आप यहाँ पर। ईशा को इस तरह से सामने से बोलता हुआ प्रकार आंटी को बड़ा अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि गांव वाले बेकार में ही इसकी बुराई करते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कि यह बिल्कुल भी झगड़ालू नहीं है।
इतना सोच करो अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है और कहती है, बेटा बस मैं पहाड़ी के ऊपर नदी के पास जा रही थी, लेकिन वो चला इतनी दूर है ना कि वहां जाकर वापस आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए फिर आधे रास्ते से वापस आ गए। फिर जैसे क्यों नहीं थोड़ी सी शर्मा रही हो, वो अपना से हल्का से नीचे दो झुकाकर बड़ी धीमी आवाज में कहती है, वह क्या है ना, तूने कल जो सब्जियां दी थी वो इस मौसम में जल्दी मिलती नहीं है, इसीलिए बस अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिले ना तो मेरे घर आना, उसके बदले अगर तुम चावल या कुछ और लेना चाहती हो तो ले जा सकती हो। वो जो भी कह रही थी बिल्कुल सच कह रही थी। वो लोग इतने भी अमीर नहीं थे कि हर समय मांस या मछली खरीद सके, इस त्योहारों पर ही खरीदते थे। ऐसी सब्जियां जो उस मौसम में जल्दी मिलती नहीं थी, उन्हें खरीदना तो उनके लिए सपनों की तरह था। इसीलिए जब ईशा ने उन्हें दिया और उन्होंने अपने घर में बनाया तो उनके बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और कोई भी औरत हमेशा यही चाहती है कि उसके पति और बच्चे आराम से खाएं, इसलिए जब उनके चेहरे पर उन्हें खुशी दिखाई दी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो पहाड़ पर चढ़ गई, यह सोचकर कि नदी के पास जाकर कुछ ऐसी सब्जियां अगर होगी तो खुद के परिवार के लिए ले आएंगे, लेकिन रास्ता इतना मुश्किल भरा था और फिर शाम भी हो रही थी, इसलिए आधे रास्ते से उन्हें वापस आना पड़ा। और जब उन्होंने ईशा को फिर से वहां जाते हुए देखा तब उन्होंने ये सोचा कि चावल और दाल की तो कमी नहीं है, लेकिन अगर फिर से ऐसे कुछ चीज मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, इसीलिए तुरंत उसे ऑफर दे डाला। दूसरी तरफ ईशा तो बस इसीलिए ऊपर जा ही रही थी और जब उसने काकी की बात सुनी तो अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर आगे बढ़ने का इशारा करके ऊपर जाने लगी। उसकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। इस बार पहले से भी जल्दी और कम समय में ईशा ऊपर पहुंच गई, लेकिन उसे फिर नदी के किनारे से कई सारे छोटे छोटे बच्चे आते हुए दिखे जो कि उसे वहां देखकर तुरंत ही मुंह छुपा कर भाग गए। वैसे तो इन लोगों ने कभी भी ईशा को लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन उनके बड़े भाई और बहनों ने सब ने ईशा से लड़ाई झगड़ा किया है, इसीलिए उन्हें पता था कि कितनी खतरनाक है और अभी उन्हें पीटने का बिल्कुल मन नहीं था, इसीलिए वो सब लोग मुंह छुपा छुपा कर भाग रहे थे। ईशा, ये बच्चे मुझे देखकर इस तरह से क्यों भागे जैसे मैं कोई भूत हो? छोड़ो, जाने दो मुझे। क्या? ईशा फिर से उसी जगह जाती है और आसपास कुछ झाड़ियां देखी है क्योंकि वही की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, लेकिन इस बार उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, यहाँ तक कि नीचे पड़ी हुई घर से भी पूरी तरह से टूट चुकी रहती। कोई भी कह सकता था कि यहाँ आए बच्चों ने जमीन के एक एक टुकड़े की तलाशी की है। लगता है यहाँ पर उसके हाथों से बने वाली सब्जियों की चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी है। बहुत देर तक इधर उधर देखने के बाद आखिरकार ईशा को ऐसी जगह मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। ईशा ने उसे जगह पर अपने हाथों से मिट्टी हटाकर एक छोटा सा छेद बनाया और फिर मीठे आलू की जड़ वहां रख दी। देखते ही देखते 10-20 मिनट के अंदर उसके लॉकेट से निकल रही चमकदार रोशनी अपने आप रुक गई और वहां गड्ढे से जमीन की ऊपर की तरफ दिख रही बड़ी मोटी मोटी मीठे आलू की जड़ें ईशा को नजर आ रही थी। ईशा को अच्छे से याद था कि किस तरह से पुरानी ईशानी 8वें महीने में बच्चों को जन्म दे दिया था और इसीलिए बच्चों की सेहत बड़ी कमजोर थी और ईशा को भी इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। इसीलिए उसे अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो उसे अपना वजन कम करना होगा, कम से कम 50 किलो तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद जिन चीजों को उसे खाना है उन चीजों को इस तरह का होना चाहिए जो कि उसकी प्रेगनेंसी में हेल्प करे। उबले हुए आलू, मछली, रोज ढेर सारा पानी पीना, ये सब कुछ ऐसी चीज है जो प्रीमेच्योर लीवर होने से बचाती है। ईशा जल्दी जल्दी सारा सामान रख देती है और जितने भी शकरकंदी होती है उसे अपनी टोकरी में डालकर और फिर जानवरों के लिए कुछ सामान लेकर वहीं पर बैठ जाती है। कुछ देर तक एनर्जी इन और आउट करने की वजह से सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। ईशा सारा सामान अपने साथ लाई हुई चारों टोकरियों में भर देती है और फिर धीरे धीरे घर की तरफ जाने लगती है। चलते चलते आज हुई बात के बारे में सोच रही होती है। उसे अच्छे से पता होता है कि उन दोनों माँ बेटे का आना कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई तो था जो उसे जानबूझकर गड्ढे में फेंकना चाहता है, इसीलिए समय समय पर एक न एक नया गड्ढा खान दे रहा है उसके रास्ते में। लेकिन वह भी ईशा है, गड्ढे खोदने वाले की कुल्हाड़ी से अगर उसी का पैर उसने नहीं तोड़ा ना तो वह अपना नाम बदल। ईशा घर वापस जाती है। उसके दिमाग में जो चिंता थी, घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे हैं दादाजी को देखकर छू हो जाती है। तो क्या हुआ, लोग उसके लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न खड़े कर दे, दादाजी हमेशा उसका इंतजार करते रहेंगे, हमेशा उसका साथ देते रहेंगे। इतना सोचकर ईशा दादाजी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, दादरी में वापस आ गई। वैसे तो सिर्फ उसकी शक्ल डरावनी थी, लेकिन उसकी आवाज बड़ी अच्छी थी और दादाजी के लिए तो वो इंद्र की मेनका से भी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और वह जल्दी से उसके हाथ से सारा सामान लेकर अंदर जाने लग गए थे। इस बार टोकरी के अंदर सिर्फ सब्जियां थी, जानवरों के खाने के लिए भी सामान था, लेकिन फिर भी शकरकंदी को देखकर दादाजी को समझ नहीं आता। आखिर सच में उनकी पोती इतनी अच्छी कैसे है, इतनी किस्मत वाली है कि उसे हर चीज अच्छे ही मिल जाती है। इतना सोचकर वह जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर ईशा के कंधे पर हल्का सा थपथपाकर कहते हैं, मेरी ईशा लाखों में नहीं नहीं करोड़ों में एक है। सारा सामान अंदर रख देने के बाद ईशा 2 शकरकंदियां आग में भूनकर दादाजी के और उसके खाने के लिए ले आती है।
दोनों जन जब खा लेते हैं तब ईशा अंदर जाकर 6 बड़े बड़े मीठे आलू को एक टोकरी में रखकर घर से बाहर जाने लगती है। उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर दादाजी उससे पूछते हैं, कहाँ जा रही है? शाम होने आ गई है, अंधेरा हो रहा है बाहर। दादाजी की बात सुनकर ईशा अपने हाथ का सामान दिखाते हुए कहती है, मैं तो सुनील काका जी की पत्नी के पास जा रही हूँ दादाजी, उन्हें ये सब सामान देकर इसके बदले चावल लेकर आ जाऊंगी। और फिर ईशा तो चली जाती है, लेकिन दादाजी सोच में पड़ जाते हैं। मेरी ईशा कितनी समझदार हो गई है, खाना बनाने के साथ साथ तेज बुद्धि और अब आस पड़ोस में रिश्ता संभालने भी सीख चुकी है। सच में ये सब इस तरह से बदल गया कि मुझे तो अभी अभी यकीन। इन सब के पीछे उस समय स्टार लड़के अभिमन्यु का ही हाथ है, उसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रही है मेरी ईशु। पर पता नहीं वह लड़का अब कब आएगा। दूसरी तरफ दादाजी जिस लड़के का इंतजार कर रहे थे वह आर्मी बेस में बने हुए अपने कैंप के अंदर चेयर पर बैठकर सामने रख फाइल को देखे जा रहा था। उसकी आंखें छोटी हो चुकी रहती है, कोई भी देखकर साफ साफ कह सकता था कि उस इंसान को इस समय या तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है या तो वह बहुत टेंशन में होता है। बेचारे अभिमन्यु के साथ दोनों ही प्रॉब्लम थी। इस बार का जो मिशन उसे मिला था वह थोड़ा मुश्किल था। स्पेशल कमांडोज में शामिल होने से बहुत सारे लिबर्टीज मिलती है, लेकिन खतरा भी बहुत होता है। जहां तक पहुंचने के लिए उसने बड़ी मेहनत की होती है और अपनी बटालियन का सीनियर लीडर होता है, और अगर आर्मी के रैंक के हिसाब से देखें तो आर्मी का सबसे छोटा जनरल होता है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने का मतलब साफ होता है कि अभिमन्यु ने बहुत सारे खतरे अपनी जिंदगी में उठाए होते हैं। खतरों से प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इस बार के मिशन में कम से कम उसे 2 महीने लगने वाले होते हैं। जिस तरह से उसने ईशा और उसके दादाजी की बात सुनी थी उस हिसाब से उसे पता चल रहा था कि उन दोनों को उसके परिवार वाले बहुत परेशान करते हैं। और फिर उस रात जो हुआ था उसके बारे में अगर किसी को भनक भी लग गई तो उस बेचारी 18 साल की लड़की का क्या होगा। चाहे कुछ भी हो, अब उसने उससे लड़की को दिल से तो अपनी पत्नी मान लिया था, इसीलिए इस तरह से कोई उसे परेशान कर रहा है। ये बात जानने के बाद भी अगर वह कुछ नहीं करता तो वह आखिर कैसा पति होगा। इतना सोचकर अभिमन्यु तुरंत उठाता है और भागकर सीधे कैंप में मौजूद बेस ऑफिस में जाता है, जहां पर उसका फोन रहता है। बेस कैंप में मौजूद इकलौता फोन रहता है। इस समय में वैसे भी फोन मिलाना एक बहुत बड़ी लग्जरी हुआ करती थी। ज्यादातर लोग चिट्ठियां टेलीग्राम से ही बातें करते थे, लेकिन स्पेशल बटालियन फोर्स का टाइम था, फुल होना तो लाजमी बात थी। फोन करते समय ऐसा पहली बार हो रहा था कि जनरल अभिमन्यु सक्सेना के हाथ कांप रहे थे। आज वह अपनी जिंदगी का एक ऐसा फैसला लेने जा रहा था जिससे सिर्फ उसकी जिंदगी बदल ही नहीं जाने वाली थी, बल्कि उसके परिवार में एक और सदस्य आने वाला था। इतना सोचकर अभिमन्यु एक बार अपने कांपते हुए हाथ को देखता है और खुद से ही कहते हुए कहता है, किसी को भी ऊपरी रूप से देखना और पहचाना इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। उस लड़के ने अपनी इज्जत को दांव पर रखकर तुझे जाने का मौका दिया है। तुम मुसीबत के समय में तू उसे अकेला छोड़ देगा, भूल मत, इसमें तेरी गलती है। इतना सोचकर अभिमन्यु एक नंबर डायल करता है। कुछ देर तक रिंग करके फोन कोई उठा लेता है। दूसरी तरफ से एक बड़ी ही भारी आवाज आती है। आवाज के अंदर जो रौब था उसी से पता चल रहा था कि यह कोई बहुत बड़ी पोस्ट वाला आदमी है। हेलो अभिमन्यु। हेलो कमिश्नर सर, देखिए मुझे शादी करनी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए रिपोर्ट रेडी कर दें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी होने वाली पत्नी को भिजवा दे। इतना बोलकर अभिमन्यु गहरी सांस लेता है तो वही दूसरी तरफ वाला इंसान अचानक से खांसने लगता है। कमिश्नर सर, क्या कहा तूने? अभिमन्यु, देखिए मुझे शादी करनी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए रिपोर्ट रेडी कर दें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे होने वाली पत्नी को भिजवा दे। इतना बोलकर अभिमन्यु टेबल पर रखे हुए ग्लास से 1 ग्लास पानी पी लेता है। कमिश्नर सर, कैसी रिपोर्ट? शादी किससे शादी कर रहा है? ऑफिसर वर्मा की विधि से या फिर वह मिस्टर गोयनका के बेटी से? अभिमन्यु, वो स्पेशल बटालियन के ऑफिसर्स को शादी के लिए हायर कमेटी को एक रिपोर्ट सेट करनी पड़ती है। फिर उस रिपोर्ट के जरिए सेना के कुछ लोग शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद शादी तो पक्की हो जाती है और शादी का वेडिंग सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। इसके बाद अगर किसी को कोई रिचुअल या रस्म करनी होती है तो वह लोग फिर करते हैं। कमिश्नर सर, अरे मेरे प्यारे भतीजे, लड़की का नाम तो बोलकर तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। अभी बचाया कैसे बताएं कि क्या बात है? कमिश्नर सर, असल में उसके फूफा जी थे जिनके साथ वे बचपन से ही बराबर था, इसीलिए अपने घर में वह किसी को कुछ बताए चाहे ना बताए, पर कमिश्नर सर यानी कि उसके फूफा जी और दादाजी को तो जरूर बताता था। वैसे भी बिना कमिश्नर सर के पास किए उसकी मिलिट्री मैरिज तो हो नहीं सकती थी, इसीलिए बहुत हिम्मत करके कहता है। अभिमन्यु, ना वर्मा ना गोयनका, दरअसल ये लड़की मेरे दादा के एक दोस्त की पोती है जिन्होंने उनकी जान बचाई थी 1962 के युद्ध के दौरान। ये लोग हिमाचल के गांव में रहते हैं। कमिश्नर सर, बेटा तुम दिल्ली में रहने वाले, तुम्हारा पूरा परिवार दिल्ली में रहने वाला, हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में, तब तुम हिमाचल कैसे पहुंच गए?
अभिमन्यु, फूफा जी आपको इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरा जो काम मैंने आपसे कहा है वह कर दीजिए जल्द से जल्द। कमिश्नर सर, तेरा काम मैं कर दूंगा, लेकिन तेरे दादाजी मतलब मेरे ससुर जी पक्का उन्हीं के दोस्त हैं ना तेरे ये होने वाली पत्नी के दादाजी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है ना तो सबसे पहले बम मेरे सर पर ही फटने वाला है। अभिमन्यु, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वह दादाजी के ही दोस्त है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है वो। कमिश्नर सर, तब ठीक है, कहना आर्मी वाले इज्जतदार होते हैं और आर्मी ऑफिसर्स पर जल्दी भरोसा भी होता है और ये लोग भरोसे के काबिल भी होते हैं। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही भरोसे के कारण तो वह डूब गया था पिछली रात को। जाने दो, जो भी हुआ सो हुआ, पत्नी मिली ना, कुछ और तो नहीं हुआ ना। अभी मनी चुप हो जाता है, लेकिन कमिश्नर सर उससे आगे कहते हैं, कमिश्नर सर, वैसे वर्मा जी और गोयनका साहब की बेटी को क्यों रिजेक्ट कर दिया तूने? मुझे तो लगा इनमें से कोई एक ही होगा जो कैंडिडेट होगा जिसे तूने फाइनल किया होगा। कमिश्नर अभिमन्यु से यही सवाल दोबारा इसीलिए पूछते हैं क्योंकि अभिमन्यु एक बहुत ही हैंडसम लड़का होता है, उसकी फैमिली दिल्ली के सबसे रईस लोगों में से एक होती है, परिवार के कई सारे सदस्य या तो आर्मी ज्वाइन करते हैं, नहीं तो पुलिस ज्वाइन करते हैं, और अभिमन्यु का बड़ा भाई बिजनेस सेक्टर में काम करता है, एक फैमिली बिजनेस को चलाता है। इलाहाबाद की एक बात, अभिमन्यु का परिवार बहुत अच्छा परिवार होता है, इसीलिए किसी भी एरिया खानदान की लड़की को ये लोग एक्सेप्ट करते नहीं है, और जब अचानक से एक गांव की लड़की पिक्चर में एंट्री मारती है हीरोइन बनके, तो पूछना तो बनता है ना। क्योंकि सुनने में आया था कि पिछले एक महीने से इन दोनों परिवार के कुछ ना कुछ लोग अभिमन्यु के दादाजी के पास कुछ ना कुछ काम से हमेशा घूमते रहते, यहाँ तक कि मॉल में इन दोनों परिवार की लड़कियों के बीच में लड़ाई हो गई थी और बात हाथापाई पर आ गई थी। अभिमन्यु बड़ी गहरी आवाज में अपने फूफा जी से कहता है, क्योंकि यह लोग रहेंगे कि नहीं कुछ समय में। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ फूफा जी भी चुप हो जाते हैं, उन्हें पता था कि अभिमन्यु किस बारे में बात कर रहा था, और अगर सच में ऐसा है तो ये बिल्कुल सही है कि अभिमन्यु को इनसे से दूरी बना ले। ब्लू भैया, यहाँ तो चट मंगनी फट ब्याह होने वाला है, खैर जो भी हो शादी होना इंपॉर्टेंट है। आने वाला दूल्हा अभिमन्यु, तुम्हें जल्दी सरप्राइज मिलने वाला है, विंकिंग फेस। होने वाली दुल्हन ईशा, किस तरह का सरप्राइज? होने वाला दूल्हा अभिमन्यु, लड्डू का सरप्राइज। होने वाली दुल्हन ईशा, किसके लड्डू का? होने वाला दुल्हन अभिमन्यु, शादी के लड्डू का। होने वाली दुल्हन ईशा। चैप्टर 17 अनटाइटल्ड चैप्टर। अभिमन्यु की बात सुनकर कमिश्नर साहब सोच में पड़ जाते हैं, उन्हें तो वैसे भी हमेशा से ही पता था कि उनका ये जो भतीजा है वह सिर्फ आर्मी तक सीमित नहीं है बल्कि कुछ और बात है, लेकिन क्योंकि उन्हें उनके भतीजे पर पूरा विश्वास था इसीलिए वह उसके मामलों में ज्यादा ध्यान नहीं देते। अभी तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके भतीजे की नई बीवी के बारे में जानना। कमिश्नर साहब एक बार फिर से ट्राई करते हैं पता लगाने के बारे में, इसीलिए अब उनके दिमाग में जो लड़की आती है उसके बारे में पूछते हुए अभिमन्यु से फोन पर कहते हैं, कमिश्नर साहब, बेटा एक बात बता, अगर तू किसी और लड़की से शादी कर रहा है तो उस स्कूल टीचर का क्या जिसे तेरे पापा ने सिलेक्ट किया था और पिछले महीने इंटरव्यूज करवाया था? अपने फूफा जी की बात सुनकर अभिमन्यु सोच में पड़ जाता है, सोचने लगता है कि आखिर वह लड़की दिखने में कैसी थी। लेकिन जब उसे बहुत देर सोचने के बाद भी उस लड़की के नाम के अलावा और कुछ भी याद नहीं आता तो वह ऐसे ही बात को टालते हुए अपने फूफा जी से कहता है, अभिमन्यु, अब क्या फर्क पड़ता है किस होने वाली थी, किससे तय की गई थी, मैं तो बस अब उसी से शादी करूंगा जिससे मैंने करने के बारे में सोचा है। और हाँ फूफा जी, सबसे पहले मेरी शादी के सर्टिफिकेट वाला काम आप करवा दीजिए, उसके बाद ही मम्मी पापा को बताइएगा। आप तो जानते हैं ना। कमिश्नर साहब एक बार अपने पत्नी के भाई और उसकी पत्नी के बारे में सोचने लगते हैं और फिर उनके दिमाग में आता है वह नजर जब कैसे उन दोनों ने मिलकर उनकी शादी रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, खास करके उनकी साले साहब की पत्नी। इसीलिए वह करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपने भतीजे की शादी वह बिना किसी तकलीफ के करवाएंगे। कमिश्नर साहब, हाँ हाँ तो बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी शादी करवाने का पूरा जिम्मा मेरा। लेकिन पहले तो ये बता, क्या क्या तुझे हड़बड़ी किस बात की है? जहां तक मैं जानता हूं तेरा मिशन तो 1 या 1.5 महीने का ही है, इतने में तो हो जाएगा। तू ऐसी क्या जल्दी है जो तू अपनी शादी का इतना इंपॉर्टेंट फैसला लेने में इतनी जल्दबाजी दिखा रहा है? क्या छुपा रहे हैं आप अभिमन्यु साहब? उनकी बात सुनकर अभिमन्यु को उस रात वाली बातें याद आ जाती है और उसके कान लाल हो जाते हैं, उसके कानों में एक बार फिर से उस रात में उसकी वजह से जो ईशा आवाज निकाल रही थी वह गूंजने लगती है, आह बस सज। ये सब सुनकर अभिमन्यु अपने सर को 2-3 बार झटका हुए सोचने लगता, ची ची ची, क्या याद कर रहे हो तुम? और वो बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने फूफा जी से कहता है, अभिमन्यु, दरअसल बात यह है कि कुछ समय पहले जब मैं वहां पर गया था तो मैंने गलती से थोड़ा ड्रिंक कर लिया, जिस वजह से मैं खुद को संभाल नहीं पाया और मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था।
दूसरी तरफ कमिश्नर साहब, जिन्होंने अभी अभी अपनी टेबल पर से एक चाय का कप उठाया था, चाय का कप उनकी हाथ से छूट जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। जीवन में कोई आवाज नहीं थी, इसीलिए कप गिरने की आवाज पूरे केबिन में गूंजने लगती है, यहाँ तक कि अभिमन्यु भी सुनाई दे जाती, टनन कन्नन टन्नन। कमिश्नर साहब का मुंह पूरा खुला होता है, लेकिन फिर वह खुद को संभालते हुए सोचने लगते हैं, हे भगवान, ऐसी कौन सी हूर की परी या इंद्र की अप्सरा थी जिसने मेरे पिछले 25 साल से कुंवारे बैठे भतीजे को हावसी ही बना दिया। उनके प्यारे भैया और भाभी के दिमाग में हमेशा इसी बात की चिंता रहती है कि कहीं उनका छोटा बेटा हमेशा के लिए साधु न बना रह जाए, और यहाँ तो इसमें सबसे पहले सेंचुरी लगा दी, वह भी बिना शादी किए। अरे वह खुद एक मर्द है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं अच्छे से पता है कि कोई भी आदमी इतना भी बेवड़ा नहीं हो जाता कि खुद का आपा खो दे, और वह भी अभिमन्यु जैसा आदमी जिसने 25 सालों तक संन्यास रखा है। और अगर सच में किसी आदमी को इतनी चिढ़ जाती है ना, तो फिर बिस्तर पर आराम से सोता है, ना कि रात भर जग के मेहनत करता है। इसलिए इस बात का पता लगाना तो बनता था कि आखिर ऐसी कौन सी हूर परी है। उनके अंदर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी जाग गई थी कि वह फिर पूछने से कुछ को रोक नहीं पाए और कहने लगे, कमिश्नर साहब, बेटा जरा बताना तो वह लड़की दिखने में कैसी थी? क्या बहुत सुंदर थी? अपने फूफा जी की बात सुनकर अभिमन्यु सोच में पड़ जाती है और उसकी आंखों के सामने आता है एक काली मोटी बिना कपड़ों वाली लड़की का चेहरा, जिसे देखकर उसके पूरे शरीर में कर्ज सा दौड़ जाता है। और इसके बाद वह सोचने लगता है कि अगर उसने अपने फूफा जी को सच बता दिया ना, तो फिर उसके फूफा जी गोली खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसकी शादी कभी नहीं होने जाने दो। अगर फूफा जी को पता चला कि वह कितनी सुंदर है, तो फूफा जी मेरे सर में गोली मारकर मुझे पूछेंगे कि तेरा दिमाग कहाँ गिर गया था। बात को टालते हुए अभिमन्यु कहता है, वो सब बात की बात है, आप बस मेरा काम कर दीजिए, जब समय आएगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा ना कि आपकी होने वाली बहू कैसी है। अभिमन्यु की बात का बिल्कुल गलत मतलब निकालकर फूफा जी यह सोचने लगते हैं कि लगता है पहली बार जवानी के मजे लेने के बाद मेरा प्यारा भतीजा शर्मा गया। कोई बात नहीं, समय आएगा तो मुझे पता चल ही जाएगा, अभी के लिए तो मुझे बस तैयारी करनी चाहिए। फूफा जी एक बार अभिमन्यु से फिर से कंफर्म करते हुए, बेटा मैं जानता हूं तुझे कहीं ये बात खराब ना लगे, लेकिन एक बात बता, उसे लड़की के गर्भवती होने के चांसेस तो नहीं है ना? ये सोचकर अभिमन्यु को एकदम झटका सा लगता है। हाँ बिल्कुल है, हो भी सकते हैं, क्या पता अभी वह प्रेग्नेंट ही हो। आखिर उसे दिन उसने एक बार से ज्यादा बार किया था, और अगर ऐसा है तो किसी भी हालत में उसे और सफर करने नहीं दे सकता। उसे जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना ही होगा जिससे उसके रिश्तेदार उसका पीछा छोड़ दे। अभिमन्यु कहता है, ये सब बात की बातें फूफा जी, अभी आप जल्दी से जल्दी मेरा काम करवाए। कमिश्नर साहब तू चिंता मत कर, मैं सबसे पहले तेरा ही काम करवाने वाला हूँ। कमिश्नर साहब सोचते हैं, नहीं नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने भतीजे के होने वाले बच्चों और उसके होने वाली पत्नी को परेशान होते हुए कैसे देख सकता हूँ, अभी के अभी यही करता हूँ। सबसे पहले एक फैक्स के जरिए कमिश्नर साहब इंस्पेक्शन कम्युनिटी को इस शादी के लिए अपडेट करते हैं, और इसी के साथ उसी शाम को 2 आर्मी ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए ईशा के गांव चले जाते हैं। अब पता नहीं क्या होने वाला है, अगर ईशा इंस्पेक्शन में पास नहीं हुई तो उसकी शादी होगी या नहीं होगी, और अगर वह इंस्पेक्शन में पास हो गई तो कैसे होगी। चैप्टर 18 शादी की पार्टी। ईशा इस समय पहाड़ के ऊपर चल रही थी, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था। आपके प्यार होने वाले साजन जी ने उसने एक मिलिट्री वाइफ बनाने के लिए पहले से ही पेटिशन डाल दिए हाई कोर्ट में, मतलब कमिश्नर साहब को बता दिया शादी के बारे में, और उसके गांव में 2 ऑफिसर जाने वाले हैं एक दिन के अंदर इंस्पेक्शन के लिए। ऐसा जल्दी जल्दी पहाड़ी पर चढ़ती है, उससे तो महसूस हो रहा होता है कि हर बार से इस बार वह जल्दी ही पहाड़ी पर आ गई है। आज उसके पास पहाड़ी पर आने का कोई खास कारण नहीं था, लेकिन इस तरह से ऊपर आने से और प्रकृति और पेड़ पौधों के बीच में रहने की वजह से उसकी स्किन टोन में बड़ा फर्क आया था। इसके साथ साथ लॉकेट के शक्तियों के कारण वह पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक हो गई थी। उसका वजन भी पहले से थोड़ा कम जरूर हुआ था, लेकिन फिर भी 103 किलो में ये सारे छोटे मोटे बदलाव तो समुद्र में बूंद के बराबर है। इसीलिए अगर उसे जल्द से जल्द पतला या सुंदर होना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा समय प्रकृति की खुली वादियों के बीच में बिताना होगा और थोड़ी मेहनत करनी होगी ताकि यह लॉकेट उसकी हेल्प कर सके। इस बार ईशा को ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपके लिए कुछ लकड़ियां चाहिए थी। ज्यादातर गांव में गोबर के उपले इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज चीजों से करना पसंद नहीं था, इसीलिए वह लकड़ियों का इस्तेमाल करती थी। घर में लड़कियां लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए आज जो पहाड़ पर आई थी कि लड़कियां बिन लगी, और इसके साथ उसे कच्चे आम चाहिए थे। हमेशा से ही उसे आम के मसालेदार अचार के साथ चीज खाने की आदत थी। शहर में उसके पास समय नहीं रहता था, इसलिए वह खरीद लेती थी। यहाँ पर लेकिन उसके पास समय ही समय है और साथ में साधन भी है, इसीलिए उसने तय कर लिया था कि वह मस्सा मसालेदार आम का अचार बनाएगी, और इतना सारा बनाएंगे कि आने वाले 9 महीने तक आराम से खा सके।
अरे ईशा बस करो, तुम्हें 9 महीने नहीं खाना पड़ेगा। तुम जल्दी अपने होने वाले पति को एक बड़ा झटका दोगी जिसके बाद वह खाना बनाना भी सीख लेगा। ईशा एक आम के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और 3-4 बार एनर्जी का कन्वर्जन करने के बाद आम के पेड़ के ऊपर कच्चे कच्चे हरे हरे आम होते हैं, जिन्हें देखकर के ही ईशा के मुंह में अभी से आम के अचार का स्वाद आ रहा होता है। ईशा एक झाड़ी को कंट्रोल करके आम के पेड़ से सरे आम को तोड़कर उसे पेड़ को फिर से पहले जैसा कर देती है। इसके बाद धीरे धीरे करके अचार के लिए जितने भी मसले चाहिए उनके बारे में सोचते हुए उन्हें उगाना शुरू कर देती है। सारे खड़े मसाले तो उसके पास थे, बस मिर्ची चाहिए थी, इसीलिए अपनी जेब में से एक बीज निकलते हैं और नदी के पास मौजूद थोड़ी सी गली जगह पर एक छोटा सा गड्ढा करके उसके अंदर डाल देती है। थोड़ी देर में उसमें से एक मिर्ची का पौधा निकलता है और सिर्फ कुछ राउंड एनर्जी के देने के बाद उसके अंदर बड़ी बड़ी मिर्ची आ जाते हैं। ईशा उस मिर्ची के पौधे से पूछते हुए कहती है, तुमने इसे सबसे गांधी कम तीखी मिर्ची कौन सी है? उसके सवाल पर उनमें से सबसे बड़ी वाली मिर्ची खेलने लगती है। जैसे देखकर ईशा की आंखें चमक उठती है। उसे हमेशा से ही सीखी और खट्टी चीजें खाने का बहुत शौक था, लेकिन मिर्ची ज्यादा खा लेने की वजह से उसे रैशेस होने लगते थे। इसीलिए इस बार जब उसके पास मौका था तो उसने सोचा कि वह ऐसी मिर्ची निकालेगी जो तीखी भी हो और जिससे उसे कोई तकलीफ भी ना हो। उसे तरह के दिखने वाली ईशा ने सारी मिर्ची तोड़कर अपनी टोकरी में भर ली। इसके बाद ईशा ने इस बार सबसे तीखी मिर्ची बनाने के बारे में सोचा। कम से कम 30 बार एक दूसरे को पावस पास करने के बाद एकदम चटक हरे रंग की मिर्ची तैयार भी। ईशा ने उस मिर्ची को अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाया तो वह मिर्ची इतनी अच्छी थी कि उसकी दोनों उंगलियों फूल गई। ईशा मुस्कुराकर उन मूर्तियों को थोड़ी देर तक और पावर देती रही और बस थोड़ी ही देर में उनका रंग बिल्कुल लाल हो गया। फिर ईशा ने वही रख पत्थर की मदद से उसे मिर्ची को फूट दिया। जब वह मिर्ची हल्के रूखे पाउडर में बदल गए तो उन्हें अपने दुपट्टे के कोने में फंसा लिया, लेकिन फिर अपनी सूजी हुई उंगली जिसमें जलन हो रही थी उसे देखकर और सोचने लगी, अगर मैं इसे किसी इंसान के ऊपर फेंका तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से वह इंसान परमानेंटली अंधा ना हो जाए। कोई बात नहीं, अब जब इतनी मेहनत से बनाया है तो इस्तेमाल भी कर लूंगी। इतना सोचकर ईशा ने सारी चीजों को अपनी टोकरी में भरा और घर की तरफ चल दी, लेकिन घर की तरफ जाकर उसे कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि इस बार उसके दादाजी उसका इंतजार नहीं कर रहे थे। चिंता में उसने अपने कदम तेज कर लिए और जल्दी जल्दी घर की तरफ चल दी। घर के अंदर जाकर के ईशा अपने दादाजी को ढूंढने लग गए। जब उसके दादाजी से कहीं नहीं मिले तब वह फिर पीछे वाले आंगन में चली गई, जहां पर उसने एक आदमी को अपने हाथ में फरसा लेकर आंगन में खड़े देखा। उस आदमी को देख करके ईशा को गुस्सा आने लग गया। वह बस यही सोच रही थी, दुनिया में ना लालची लोगों की और बेशर्मों की कमी नहीं है। अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पूरे बेशर्म परिवार को भगाया था और अब यहाँ पर मुंह उठाकर ये दूसरा आ गया। ईशा उससे आदमी के पास जाकर जब उसका ध्यान नहीं होता है तो उसके हाथ से फरसा छीन लेती है। अपने हाथ से फरसा जाता हुआ देख करके वह आदमी जब घूमता है तब ईशा अपने दांत पीसते हुए उससे कहती है, यहाँ पर आने का कोई खास कारण है? अगर नहीं है तो चलते बनिए। अशोक ईशा को दिखता है जब उसकी चमड़ी पर उसे कुछ काला काला गिला गिला दिखाई देता है, जिसके अंदर से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही होती है। तो वह अपनी नाक के सामने हवा करते हुए सोचता, इसका मतलब इस औरत के अंदर से बदबू आती है, ये वाली बात सच थी। अशोक लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए ईशा से कहता है, देखो मैं तुम्हारी बस खेत की जुताई करने में मदद करने आया था। आखिर जब हम लोग साथ होंगे तब हमें एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। ईशा उसकी इतनी त्याग करने वाली टोन में जो उसने बातें की थी उन्हें सुनकर के खुद को काबू नहीं कर पाती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती, हम तुम्हें बोला, तुम्हें समझ नहीं आया? मैं तुम्हारे जैसे बड़े देवता से शादी नहीं कर सकती जिसने अपनी पत्नी को खा लिया। और वैसे भी अगर तुम पूरी दुनिया में एक लाते आदमी हो गए ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और अगर तुम ये सोचकर यहाँ पर आए हो कि मुझसे शादी करने से मेरे दादाजी की जमीन और उनकी पेंशन वाली सैलरी पर तुम्हें हक मिल जाएगा तो भूल जाओ। मैं शादी करूं चाहे ना करो, बोल जमीन पर सिर्फ मेरे दादाजी का ही हक है और उस सैलरी पर भी। उसकी बात सुनकर अशोक अपने दांत पीसते हुए सोचता है, एक बार बस तुमसे शादी कर ले, फिर मैं तुझे बताता हूं कि मेरा किस चीज पर हक है और किस पर नहीं। उसे इस तरह से खड़ा देखकर और गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए प्रकार ईशा उसे फरसे को जोर से घूमती है और उसके पैर के पास मार देती है। इस हमले की वजह से, जो कि एकदम अचानक से हुआ था, अशोक के पैर में एक तेज दर्द उठता है और वह घबराकर 3-4 कदम पीछे चला जाता है। ईशा बार बार उसके सामने फरसा चल रही थी और वो पीछे हटा जा रहा था। इसी तरह से 30 कदमों के बाद वो ईशा के घर के बाहर पहुंच जाता है। ईशा फिर जोर से घूमकर वहीं मौजूद लकड़ी का दरवाजा फरसा मारकर तोड़ देती है, जिसे देखकर अशोक घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईशा सोचती है, वैसे भी ये दरवाजा बड़ा कमजोर था, इसे तो मुझे बदलना ही था। आज किस्मत से एक अच्छी लकड़ी भी मिल गई, इसीलिए अभी पुराने दरवाजे का इस्तेमाल इस घन चक्कर के दिमाग में थोड़ी बुद्धि भरने के लिए करूंगी।
ईशा अशोक को देखते हुए कहती है, यहाँ से चुपचाप चले जाओ नहीं तो तुम्हें मैं छोड़ने वाले नहीं हूँ। अशोक ईशा को घूमते हुए ये सोचकर वहां से चला जाता है कि अब जब वो अगली बार आएगा तब अपने साथ कितने लोगों को तो लेकर जाएगा, किस औरत के हाथ पैर को काबू में कर सकते। दूसरी तरफ से दादरी घर की तरफ आ रहे होते हैं। उन्होंने अशोक और ईशा के बीच हुआ सब कुछ देख लिया होता है। ईशा के पास आकर दादाजी खड़े होते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा ऐसे डिट लोगों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। ईशा समझ रही थी कि उसके दादा को उसकी चिंता है, इसीलिए वो इस तरह से उसे बोल रहे हैं, लेकिन ईशा भी पूरे डिटर्मिनेशन और हौसले के साथ कहती है, दादाजी मुझे आपकी बात पता है, लेकिन शायद आप नहीं जानते, अगर मैं आज ऐसा नहीं किया होता ना तो अगली बार फिर से यह इंसान यहाँ पर आता और हमारी छुपी को हमारी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाता, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ, इसीलिए अब तो आर या पार। ईशा को इस तरह से देखकर दादाजी को बहुत अच्छा लगता है। वो सोचने लगते हैं कि अगर एक दिन वह नहीं रहे और हो सकता है अभिमन्यु भी ना हो तो भी ईशा अपना ध्यान खुद से रख पाएगी। ईशा फिर से घर के कामों में लग जाती है तो वहीं दूसरी तरफ दो आर्मी ऑफिसर सेना की ड्रेस पहने गांव के मुखिया के घर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे होते हैं। दोनों ही यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए होते हैं, ये पता करने की वो लड़की का करैक्टर कैसा है। इस बात का पता लगाने के लिए उन्हें गांव के लोगों से पूछने की जरूरत पड़ेगी और गांव के बारे में यहाँ के मुखिया से ज्यादा अच्छी तरह से भला और कौन जान सकता है, इसीलिए दोनों सीधा मुखिया के घर जाते हैं। उन दोनों को मुखिया जी के घर जाता है देखकर बाकी गांव वाले इस सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं मुखिया जी ने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया। मुखिया जी भी इसी सोच में डूबे रहते हैं और घबराते हुए उन दोनों का स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। मुखिया जी उन दोनों ऑफिसर्स को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। दोनों के यूनिफॉर्म के बगल में इंडियन आर्मी लिखा रहता है। उनकी यूनिफॉर्म देखकर मुखिया जी को कुछ दिनों पहले आए हुए उसे लड़के की यूनिफॉर्म की याद आ जाती है। उस लड़के ने भी ऐसी ही यूनिफॉर्म पहनी थी, बस उस यूनिफॉर्म का कलर हल्का अलग था। मुखिया जब भी दिमाग से सारी चीजों की बातें निकाल करके उस ऑफिसर से पूछते हैं, साहब आप दोनों यहाँ पर कुछ हुआ है क्या, ये समस्या तो। उन दोनों आर्मी ऑफिसर में से जो थोड़ा बड़ा दिख रहा था वो कहता है, जी बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर किसी और वजह से आए हैं। मुखिया जी को पसीना आने लगता है। उन्हें पता नहीं होता कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो उनके गांव में पुलिस अफसर आए हैं, इसीलिए वो थोड़ा घबराते में पूछते हैं, किसके बारे में बात करना है आपको और क्या काम है। इस बार दूसरा वाला ऑफिसर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा है और फिर थोड़ी सख्त आवाज में पूछता है, आप हमें बताइए कि आखिर आपके गांव में रहने वाले हरीश चंद्र जी जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, आखिर वो कैसे। उनकी बात सुनकर काफी देर से अपनी सांस को रोके मुखिया जी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। आखिरकार उनके परिवार में से किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर ईशा के दादा हरिश्चंद्र जी के बारे में सोचकर हमें अच्छा नहीं लगता। बेचारे इतने बुरे हैं, अगर किसी बेकार के कानूनी मसले में फंस गए तो बुढ़ापा भी ठीक से नहीं बीत पाएगा, और फिर उन्हें तो चोट भी लगी है और रिटायर हो चुके आर्मी से आज तक उन्होंने कभी किसी से झगड़ा भी नहीं किया, तो क्या किया होगा उन्होंने। मुखिया जी थोड़ी चिंता दिखाते हुए उन दोनों लोगों से पूछते हैं, आप उनके बारे में क्या पूछना चाहते हैं साहब, उन्होंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं। दूसरी तरफ से छोटा वाला ऑफिसर तुरंत बोलते हुए कहता है, जी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस एक छोटे से इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, उनका स्वभाव जानना चाहते हैं, आखिर वो कैसे है। मुखिया जी हमेशा से ही ईशा के दादाजी श्री हरीश चंद्र जी का बड़ा सम्मान करते थे और हरीश जी के कई सारे दोस्तों में से भी एक थे, इसीलिए वो हरीश चंद्र जी के बारे में सिर्फ अच्छा ही बोलते हैं और इसके साथ साथ उनके साथ कोई दुर्घटना के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह से देश को दुश्मनों से बचाते हुए अपनी जान की भी परवाह न करके उन्होंने सब कुछ देश को समर्पित कर दिया, और इन सब में अपने बेटे से मिलने से पहले ही उनके बेटे चल बसे, यहाँ तक कि बहू ने दूसरी शादी भी कर ली, अब बस उनकी पोती का ही सहारा है उन्हें। दोनों ही जवान आर्मी के थे, दोनों के मन में ही ऐसे ही रोज के लिए बड़ा सम्मान था जो कि अपनी जान पर खेलकर देश को बचाने की कोशिश करते थे। उन्हें बस ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना महान इंसान शहर में रहने की जगह इतने छोटे से गांव में क्यों रह रहा है, और अगर उसे शहर में नहीं भी रहना होता तो भी वो आराम से किसी नर्सिंग होम में रह सकता था जहां उसकी प्रोफेशनल्स देखभाल करते। लेकिन फिर यह याद करके कि किस तरह से इस इंसान ने सबसे लोएस्ट रिटायरमेंट सैलरी वाला प्लान चुना था, उन्हें लगता है कि इस इंसान में सिर्फ देने की भावना है, लेने की नहीं। क्योंकि उन दोनों के ऊपर दादाजी का अच्छा इंप्रेशन पड़ा था, इसीलिए उन्हें लगता है कि जब दादा ही इतना महान है तो उसकी परवरिश में पली बड़ी पोती कितनी महान होगी। वो दोनों मुखिया जैसे आगे पूछते हुए कहते हैं, उनकी पोती भी तो है, उसके बारे में आप कुछ बता दीजिए। मुखिया जी ने ईशा को छोटे से बड़ा होता है वो दिखा दो, इसीलिए उसके बारे में वो बुराई नहीं कर सकते थे। वैसे भी उन्हें उसमें ज्यादा कुछ बुराई लगती भी नहीं थी, तो क्या हो गया अगर इसका थोड़ा वजन ज्यादा है और रंग काला है, अगर वो थोड़ी सी लेजी है और ठीक से काम नहीं कर पाती है तो इसमें भी कोई बात नहीं है, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। वैसे भी उसने कभी भी किसी से सामने से झगड़ा थोड़ी ना किया है।
इसीलिए वो ईशा के बारे में बस अच्छी चीज उन दोनों को बताते हैं। अंत में उनसे रहा नहीं जाता और वो उन दोनों पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि आखिर वो ईशा और उसके दादाजी के बारे में अचानक से इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि यह सब इंस्पेक्शन ईशा की शादी के लिए हो रहा है, उन्हें फिर से वो बहुत ही सुंदर सा लड़का जो कि इंडियन आर्मी की वर्दी पहना था याद आ जाता है और उन्हें अचानक से पता नहीं क्यों खराब लगने लगता है। कितना अच्छा लड़का था, बेकार में बलि चढ़ गया। लेकिन फिर यह सारी बातें छोड़कर उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को दूसरे गांव वालों के पास लेकर जाते हैं। सबसे पहले उन दोनों को सुनील जी के घर ले जाते हैं जहां से ईशा ने सामान के बदले मुर्गियां ली थी और उसके बाद आंटी को दोबारा से आकर के मीठे आलू देकर के गई थी। आंटी को भी ईशा का स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने जी खोलकर तारीफ कर दी उसकी। करने लगती है कि किस तरह से वो कितनी अच्छी है, उसको बनाया खाना कितना अच्छा है, घर के सब काम संभाल लेती है, बनाना दिखाना और बहुत कुछ। इसके बाद बोलो और 6-7 गांव वालों के घर पर जाते हैं, लेकिन सरपंच जी की तीखी नजरों के सामने वो सब लोग में से कोई भी ईशा की बुराई नहीं करता। फिर वो दोनों सैनिक जब ये सारी रिपोर्ट लिख लेते हैं तो वो गांव से जाने लगते हैं, लेकिन मुखिया जी उन्हें रुकते हुए पूछते हैं, अरे आप लोग ईशा के घर नहीं जाएंगे उससे मिलने? वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर सरपंच को देखते हुए कहते हैं, नहीं, दरअसल हम लोगों को हेड ऑफिस जाकर इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करनी है, हमें आदेश मिले हैं कि जल्द से जल्द ये रिश्ता पूरा हो जाना चाहिए। फिर वो दोनों वहां से घूम कर जाने लगते हैं। उन दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, वैसे भी लड़की को देखने का क्या फायदा, ये सब उसके लिए एक तरह से सरप्राइज है और अगर उसे पता चल गया पहले से ही तो अच्छा नहीं रहेगा। फिर उनके कमिश्नर साहब है तो कहा ही है कि लड़की बड़ी सुंदर है, जिसने जनरल अभिमन्यु जैसे कठोर इंसान को भी पिघला दिया, तो अब तो जब शहर में ये लोग अपनी शादी रखेंगे तभी इस लड़की से मैंने उनकी भाभी से मिलना होगा। क्योंकि गांव के बहुत सारे घरों में ये दोनों पूछने गए थे, इसीलिए अब तक सारे गांव को पता चल चुका होता है। सुबह होते ही सभी लोग अपने काम में जुट जाते हैं। सबके घर में बस ईशा की शादी की बातें हो रही होती है कि किस तरह से हो कितने किस्मत वाली है कि उसे इतने अच्छे दादा जो मिले, जिनकी वजह से उसका रिश्ता इतनी बड़ी जगह पर हो पाया, और उसका पति दिखने में कितना सुंदर है। दूसरी तरफ नीरज के घर में सभी लोग बड़े गुस्से में होते हैं। उनके लिए सबसे अच्छी खबर यही होती कि दादाजी मर गए हैं और उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बुलाया गया। लेकिन क्या पता चलता है कि ईशा जिससे वो अपने जाल में फंसाना चाहते थे, उसकी शादी इतने बड़े रही और सुंदर लड़के से हो रही थी। दूसरी तरफ कमरे में खुद को बंद करके उर्वी भी सुबह से रोए जा रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर उसके दादाजी ईशा के दादाजी की तरह क्यों नहीं है, अगर ऐसा होता तो उसकी भी शादी इतने बड़े घर में होती। दूसरी तरफ इन सब की बातों की में लीड यानी हमारी हीरोइन को भी पता ही नहीं होता है कि उसके सोते समय गांव में कितना बड़ा भूचाल आ गया होता है। वो आराम से सुबह उठकर जल्दी जल्दी खाना बनाकर अपने खेतों में काम करने के लिए आ जाती। वो नहीं चाहते थे कि फिर से कोई और आए और उसके खाली खेतों को देखकर उसका फायदा उठाए। वैसे भी उसके पास लॉकेट था, वो चाहती तो कोई भी पेड़ या पौधा 1-2 सेकंड के अंदर उगा सकते थे, फिर ये तो बड़ी मामूली सी बात थी। दूसरे गांव वाले भी ईशा को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ईशा को पहले से ही पता होगा, आखिर उसी की तो शादी हो रही है। शाम का समय था, ईशा काम कर रही थी, तभी अचानक से पीछे से कोई उसे आवाज देकर बुलाता है, अरे ओ ईशा, जल्दी से अपने घर जाओ। ईशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कहीं दादाजी को तो कुछ नहीं होता, और इसीलिए अपना सारा काम छोड़कर खेत से घर की तरफ भागने लगती है। लेकिन फिर उस लड़के की आगे की बात सुनकर वो इतना घबरा जाती है कि वही फिसलकर गिर जाती है और लगभग अपनी पीठ तोड़ देती है। तुम्हारी शादी के लिए लोग आए हैं। जमीन पर पड़े पड़े ईशा सोचने लगती है, कहीं फिर से कोई और तो नहीं आ गया। अगर ऐसा है तो मैं अभी जाकर उन्हें भगा दूंगी। चैप्टर 19। ईशा पूरी तरह से तैयार थी वापस जाकर जो भी कोई आया होगा उसे डंडे से पीटने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचती है, वहां पर हो रहा नजारा देखकर उसकी आंखें और उसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है कि लगभग जमीन को टच करने लगता है। मतलब कहाँ उसके दिमाग में ख्याल आ रहा था कि कुछ लोग उसके दादाजी को परेशान करें, कहाँ उसके दादाजी था के मार मार के हंस रहे थे। और इतना ही नहीं, उनके साथ गांव के बाकी लोग भी थे। आंगन में थोड़ा और अंदर जाकर जब वो देखती है तो कई सारे जिला अधिकारी भी उसके घर पर आए थे। यहाँ तक के बाहर की खिड़कियों से घर के अंदर कई सारे बच्चे और बूढ़ी औरतें झांक रही थी देखने के लिए कि कैसा माहौल है। इसके साथ जब अपना शक्ल घूम आती है तो एक बार फिर से उसे ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया घूम रही है, क्योंकि उसके सामने इतनी सारी तो फिर रखे रहते हैं। क्यों हैरान रह जाती, एक नहीं दो नहीं बल्कि कम से कम 20-25 बड़े बड़े बॉक्सेस रखे रहते हैं। इनमें से कुछ को तो ईशा तुरंत पहचान गई थी। कई सारे बड़े बड़े चावल के डब्बे होते हैं, इसके साथ साथ कई तरह की खान की चीज होती है। और वहीं पर एक बड़े से गोल से प्लास्टिक के डब्बे के अंदर कम से कम 4 किलो मांस रखा रहता है। एक साथ इतनी सारी चीज देखकर ईशा को समझ नहीं आता कि आखिर अभिमन्यु ने इतना खर्चा क्यों किया।
अब उसे कौन बताए कि इनमें से आधे से ज्यादा खर्चा उसके फूफा जी ने किया है और बाकी सारा कांग्रेचुलेटरी गिफ्ट है जो कि कई सारी औरतों को मिलता है जब भी वो किसी सोल्जर से शादी करती है। और फिर ईशा जी से शादी कर रही थी, वो तो यूएस जनरल था और स्पेशल बटालियन का हिस्सा भी था। वहां खड़े जिला के अधिकारी और कई सारे ऑफिसर ईशा को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। उन्हें पहले थोड़ा झटका लगता है कि आखिर इतना बड़ा ऑफिसर इससे शादी कैसे कर सकता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से बड़े होते हुए देखा था, एक पतली दुबली कुपोषित लड़की से 103 किलो की मोटी औरत बनते हुए देखा था। खैर, शुरुआती शॉक के बाद उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता चला कि अभिमन्यु और ईशा की सगाई तो बचपन में ही तय कर दी गई थी और अभिमन्यु के दादाजी और ईशा के दादाजी दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। ईशा के दादाजी ने अभिमन्यु के दादाजी की जान अपनी जान पर खेलकर बचाई थी, तो उसी समय से उन दोनों के बीच एक शादी का रिश्ता बन चुका था, आज सिर्फ फॉर्मली निभाया गया था। कई सारे ऑफिसर्स दादाजी को बधाई देकर वहां से चले जाते हैं। उन्हें एशिया से बात करना अच्छा नहीं लगता। अगर आज के समय में जवान और कुंवारी औरतों से कौन बात करता था, वह भी उस लड़की से जिसकी अभी अभी शादी हो रही है। कई सारी बुई दादी खिड़की से जागते हुए ईशा को देखते हुए कह रही थी, अरे देखो देखो कैसे बावरी हो गई है। सच में लड़की चाहे कैसी भी हो, शादी ब्याह के मामले में तो शर्मा ही जाती है। अरे क्या कह रही है, तो क्या हो गया? अगर छोरी की शक्ल खराब है दिल से तो अभी भी कुंवारी लड़की है, मामले में शर्म आएगी नहीं क्या? लेकिन ऐसी शादी मुझे समझ नहीं आती, सिर्फ एक कागज में दस्तखत करने से कोई शादीशुदा कैसे हो जाता है? अरे तू के जाने हैं, इनकी शादी तो बचपन में ही पक्की हो गई थी और फिर आजकल का जमाना ही बदल रहा है। दिखती नहीं कैसे बड़े बड़े शहरों में 2 नंबर डालने से दूर बैठे लोगों से बात हो जाती है। सही कह रही है। और फिर जब छोरा जवान है, उसको देश की हिफाजत करने जाना है, तो उसके पास एक समय कहाँ है कि 20-25 दिन की छुट्टी लेकर शादी कर ले। वैसे भी जरूरी यह है कि शादी हो जाए, किस तरह से हो रही है यह मैंने थोड़ी ना लगता है। सही समय पर बिटिया ब्याह गई वहीं बहुत अच्छा है। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के के लिए अच्छा नहीं लगता। आखिर अगर देखने में अच्छा ना हो तो एक बार को विश्वास हो सकता है, लेकिन इतना सुंदर लड़का है, राम राम, सच में नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अभिमन्यु के बारे में सोचकर वहां मौजूद सारी औरतें एक लंबी गहरी सांस लेती हैं और उसके लिए बुरा महसूस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बेस कैंप में मौजूद अभिमन्यु कम से कम 3-4 बार छींक चुका रहता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर आज से कौन इतना याद कर रहा है जैसे इतनी चीखें आ रही है। अभिमन्यु ऊपर आसमान में देखता है और फिर आसमान में मौजूद चांद को देखकर एक लंबी गहरी सांस लेता है। फिर उस शादी के सर्टिफिकेट को याद करता है जिस पर उसने कुछ समय पहले साइन किया था और फिर उस सर्टिफिकेट को फैक्स के जरिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भेजा गया था। अब उसके पास पछताने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए अब जो भी था उसे निभाना ही था। जल्दी से यह मिशन कंप्लीट करके उसे अपनी पत्नी को वापस उसके घर भी ले जाना था। वो खुद सही बोलने लगता है, चल बेटा अभिमन्यु, जिंदगी की यही रीत है, कभी हार है तो कभी जीत है, सुंदरता का क्या लेना देना, असली गहना तो मन है और प्रीत है। दूसरी तरफ ईशा अपने हाथ में एक लेमिनेट किया हुआ मैरिज सर्टिफिकेट देख रही थी। उसके लिए ये सब बिल्कुल किसी सपने की तरह था। अपनी पिछली जिंदगी अकेले रहने के बाद अचानक से बच्चे हो जाना और फिर अब पति का मिल जाना, सब कुछ बिल्कुल किसी सपने की तरह लग रहा था। उसके सामने मौजूद ऑफिसर उसे सर्टिफिकेट देता है और उसे सल्यूट करते हुए कहता है, मैडम सहरसा मशीन बहुत बिजी है इसीलिए खुद यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन आपको अश्योरेंस देने के लिए उन्होंने इस सर्टिफिकेट का आपको देने के लिए कहा है। इस सर्टिफिकेट में फोटोज आप लोग कभी भी लगा सकते हैं और एक बार सर यहाँ आ जाएंगे तो वो ऑफिशियली आपको अपनी वाइफ के तौर पर बेस कैंप वापस लेकर जाएंगे। उसकी बातें सुनकर ईशा अपना सीरियल आती है और थैंक यू बोलकर वापस कमरे में चली जाती है। अपनी पिछली जिंदगी के सारे गम इस एक सर्टिफिकेट के जरिए भूल जाती है। ऐसा नहीं था, किसका मन नहीं था ये सबका, लेकिन कोई उसे उसके लायक मिला ही नहीं और अचानक से अब उसके छोटी सी फैमिली है, इसके बारे में सोच सोचकर तो खुशी हुई जा रही थी। किसी यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु ने सारा मैटर इतनी जल्दी निपटा दिया और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे मैरिज सर्टिफिकेट भी। उसे एक और बात से हैरानी थी और वो थी अभिमन्यु के आइडेंटिटी की। आखिर किस टाइप का सोल्जर है जो उसके बिना उपस्थित हुए। वो जल्दी से घर में जाती है, खटिया के नीचे से एक बक्सा निकालकर उसको ताला चाबी मारकर उसके अंदर इस सर्टिफिकेट कोर्स बक्स को अलमारी के अंदर कपड़ों के नीचे छुपा देती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एंड मोमेंट पर कोई गलती हो। चैप्टर 20 मेरे पति के दिए हुए गिफ्ट। सब लोगों ने मिलकर खाना बनाया, फिर सब लोगों ने मिलकर खाना खा लिया। थोड़ी देर में लगभग आधे से ज्यादा लोग उसे शुक्रिया करके घर से जाने लग गए। कुछ लोग अपने परिवार वालों के लिए थोड़ा थोड़ा खाना लेकर गए थे। नीरज के परिवार से पहले तो सिर्फ आनंदी और नंदिनी आई थी, लेकिन जैसे है उन्हें पता चला कि इतना अच्छा खाना बढ़ रहा है, पूरा परिवार आ गया खाना खाने के लिए। इस समय सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, इस तरह से बर्ताव कर रहे थे जैसे कि उनके घर ही है। ईशा उन सबके सामने जाकर हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और आंगन में और द्वारा में मुझे गंदगी की तरह इशारा करते हुए कहती है, खाना खा लिया, अब मदद नहीं करेंगे, कम से कम साफ सफाई तो करवाइए और उसके बाद जितने बर्तन आस पड़ोस से ले गए हैं उन्हें वापस करके आइए।
आनंदी उसकी तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को कमर से लगाकर उसे झाड़ते हुए कहती है, तुम अपने दादाजी से कम करवाओगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? हम लोग घर के बड़े और हम लोग काम करेंगे और तुम बैठकर देखोगी? आखिर कैसे संस्कार है तुम्हारे? और क्या करोगे तुम अपने ससुराल में जाकर के? उसकी इतनी सुलझी हुई बातें सुनकर ईशा आसमान को देखते हुए सोचने लगती है, भगवान तूने कैसे कैसे लोग बनाया? ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें एक पैसे के भी शर्म नहीं होती है। मतलब गांव के सभी लोगों को नेता भेजा गया था, लेकिन सबके घर से सिर्फ 2 लोग करके आए थे और इनका पूरा का पूरा खानदान आ गया। पूरे 22 जान अकेले उनके घर से खाकर गए हैं। इतने लोगों के होने के कारण मुझे अगल बगल से एक्स्ट्रा बर्तन भी मांगने पड़ गए। ऊपर से इनमें से किसी ने भी किसी काम में हाथ बटाया और उसके बाद कितने थॉट से कह रही है कि अपने बड़ों से कम करवाओगी? अरे तुम्हारे बेटों और बेटियों के हाथ में क्या मेहंदी लगी है? लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे छछूंदर को संभाल लेगा तो मैं देख लूंगी। इतना सोच करके ईशा में बिल्कुल आनंदी की तरफ पोज मारकर खड़ी हो जाती है और वहां बैठे अपने भतीजे और भतीजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैंने कब आपको ये दादाजी को कम करने के लिए कहा? आपके बच्चों के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? वो लोग काम में मदद नहीं करवा सकते? समय तो सबसे ज्यादा लेकर खा रहे थे। उसकी बात सुनकर नंदिनी, जो कि वही राखी कटोरी में से कटे हुए फल खा रही थी, वहां मौजूद लड़कों की तरफ इशारा करते हुए, ये लोग तो घर में भी कोई काम नहीं करते हैं, मतलब ये लोग कभी कम नहीं करते हैं, और वैसे भी यह सारे काम लड़कियों के हैं, इसीलिए ये लोग काम नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर उर्वी, जो कि वही आंगन के कोने में बैठकर इस तरह से दिख रही थी जैसे कि वहां पर है ही नहीं, उसकी उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहती है, वहां बैठकर आराम से खा रहे हो, यहाँ बात तुम्हारी भतीजे के काम करने पर आ गई है? शर्म नहीं आती है? उठो, चल मदद करवाओ। उर्वी अपना चावल जल्दी जल्दी खा करके अपने बगल में बैठी नीतू को देखती है, जो कि उसका इशारा समझ करके अपने खाने के प्लेट नीचे रखकर जल्दी से कम में जुड़ जाती है। नीतू नंदिनी की इकलौते बेटी होती है, लेकिन नंदिनी ने हमेशा से ही अपने बेटों को ज्यादा तवज्जो दी, इसीलिए घर में जैसा हाल पूर्वी का है वैसा ही हाल नीतू का है। दोनों दिन भर घर में काम करती है और दिन भर सबके ताने सुनती है। जहां एक तरफ नहीं तो कम कर रही थी, तो उसे काम करता हुआ देखकर उर्वी सारा काम उसी के ऊपर छोड़कर ईशा के पास आकर खड़ी हो जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगती है। उसकी ऐसी हरकतों के कारण ईशा के पूरे शरीर में सिरहन से दौड़ जाती है और उसके बाल खड़े हो जाते हैं। वो सोचने लगते, खींचे कैसे देख रही है, लग रहा है जैसे अभी खा जाएगी। घबराहट के मारे ईशा 2 कदम पीछे ले लेती है और अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, यीशु, मैंने सुना है तुझे बहुत अच्छे अच्छे तो फिर भेजे हैं, तेरे होने वाले पति ने चाल ना देखते हैं। मुझे पता था कि लड़की ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी लालच से भरी हुई है, बिना सामने वाले के लिए गड्ढा खुद ही खुद गिरने वाली नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में मेरी चीज लेने का कोई भी प्लान है ना, तुमसे पूरा नहीं होने दूंगी वो चीज। मेरे अभिमन्यु ने मेरे लिए भेजो, देखते हैं क्या कर लेती हो तुम लोग। हम पप। इतना सोचकर ईशा को याद आ जाता है कि किस तरह से जिस कमरे में सारा सामान है वो कमरा अभी भी खुला हुआ है, और वो तुरंत उसे कमरे की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ पूर्वी को ऐसा लगता है कि उसने अपने भोलेपन से ईशा को मना लिया है और फिर वो ईशा की तरफ भागती है। उसने कुछ समय पहले ही जब सारा सामान कमरे में रखा जा रहा था तब देखा था कि उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा कपड़ा था जिसका रंग बहुत सुंदर है। अगर किसी तरह से उसने इंशाहो ड्रेस का कपड़ा उसे देने के लिए मना लिया तो उस ड्रेस से बनाओ कपड़ा पहनकर कितनी सुंदर लगेगी, बिल्कुल कहानियों की राजकुमारी की तरह। ईशा कमरे में जाती है और ताला देखने लगती है। दूसरी तरफ उर्वशी रा उन कपड़ों की तरफ जाती है जो दूर से ये देखने में कॉटन के लग रहे थे। उसके लिए तो वैसे भी नए कपड़े नहीं खरीदे जाते थे, कपड़े उसके घर में जो उसकी भाभी छोड़ देती थी नहीं पहनती थी वही उसे पहनने पड़ते थे। अब जब उसे मौका मिल रहा था तो इस मौके को वो छोड़ कैसे सकती थी। धीरे धीरे करके और भी अपने हाथ बढ़ा रही थी उसे कपड़े को छूने के लिए, बस एक बार उसके हाथ लग जाए, बस एक बार हो ही गया। फिर तभी पीछे से एकदम डरावना सुनाई देती है, रुको। पूर्वी का उठा हुआ हाथ बीच हवा में ही रुक जाता है। इतनी देर में ईशा आगे आकर के ओदी के सामने से सारे कपड़े उठा लेती है, लेकिन जैसे ही वो सबसे नीचे वाला कपड़ा उठाती है तो उसके अंदर से पैसे गिरने लगते हैं, जिसे देख करके उर्वी भी अचानक से चिल्ला देता है, इतने सारे पैसे। होली के पीछे खड़ी आनंदी और नंदिनी दोनों ही देखना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या है जो चुपके से अपने साथ ले जा सकते हैं, और जब उन्होंने इतने सारे पैसे देखे तब तुरंत पैसे की तरफ टूट गई। उन्होंने सोचा कि अगर एक नोट भी मिल जाएगा तो भी 1 महीने का राशन का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि बोलो उन पैसों को छू नहीं पाती, ईशा उन पैसों के ऊपर लेट गई और अपने दोनों हाथों से अपना सर छुपाते हुए बड़ी तेज आवाज में बोली, कैसे पैसे कि मेरे हैं, मैं तुम्हें छूने भी नहीं दूंगी। इसके बाद जल्दी से पैसों को अपने सूट के अंदर डाल करके ईशा उन लोगों को धक्का दे देकर बाहर निकलती है और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा देती है अंदर से। लेकिन बाहर निकाले जाने के बाद भी वो दोनों रुकती नहीं है और दौड़कर वही खुली खिड़की से झांकने की कोशिश करने लगती है।
अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें चांद डाल जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यह कैसा बेवकूफ इंसान है जिसने ईशा जैसे लड़के से शादी करके उसे इतने सारे तोहफे भेजे, वो भी तब जब ने सामने से कुछ भी नहीं दिया। अब उन्हें क्या पता ये सारे तो फिर असल में फूफा जी ने तैयार करवाए थे अपनी अपनी बहू के लिए। कमिश्नर होने के कारण आर्मी में उनके परिवार के जितने भी लोग थे उनकी शादी को फूफा जी ने तय करवाई थी, इसीलिए उन्हें इन सब चीजों को बहुत एक्सपीरियंस था। और अब तो बात उनके खुद के प्यारे भतीजे की थी, इसीलिए उन्होंने ईशा के परिवार के हालातों के हिसाब से एक एक चीज तैयार करवाकर जिम घर के रोजाना समाज के अलावा साबुन और मिट्टी में डालने वाला खाद तक थे। इसके साथ साथ कई ऐसी चीजें जो गांव के लोग कभी खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते, जैसे कि अलमारी, साइकिल, बेड, सिलाई मशीन, टीवी, फोन और भी कई तरह की चीजें। पर क्योंकि समय कम था और यह सारी चीज शहर से खरीदनी थी, इसीलिए उन्होंने दो लोगों को बोला कि शहर से करी थी यह सारी चीज कुछ दिन बाद ईशा के घर भिजवा दी जाए। अब वो बात और एक उनके लिए अलग से ड्रामा होगा, लेकिन वो अगले एपिसोड में। अभी के लिए जहां खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। तीनों लोग खिड़की से आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे कि किस तरह से ऐसा सारे पैसों को गिनकर उनको एक साइड कर रही थी। अगर वो लोग ठीक से देख भी ना पाए तो भी जिस हिसाब से सारे पैसे रखे हुए थे, कुल मिला जुलाकर के 12 से 13 हजार रुपए तो थे ही। ईशा को खुद पर किसी की जलते हुए नजर महसूस होती है। अपना सिर उठाकर वो सामने की खिड़की से झांक रहे तीनों बंदरों को देखते हैं। उसकी आंखें एकदम छोटी हो जाती है और वह उठकर उन तीनों के मुंह पर खिड़की का दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है। आनंदी और नंदिनी ईशा को हल्का सा धक्का देते हुए उसके बीच में से निकालकर पूरे रूम को देखने लगती है। उन दोनों को देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई सीबीआई ऑफिसर किसी बम को ढूंढ रहा हो। उन दोनों की हरकतें देखकर ईशा फिर से आसमान में देखकर एक बार सोचने लगती, सच में उनकी तरह बेशर्म होने में ही अच्छा है। कम से कम कोई कुछ भी बोले जो मन में आए वो तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। जब अच्छे से देखने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, तब आनंदी ईशा की तरफ घूमकर एक छोटी सी मुस्कान के साथ, अरे ईशा बेटा, वो सारे पैसे मेरे थे, मेरा मन में कहीं पर भी रखो, तुमको क्या। आनंदी को स्पीचलेस देकर नंदिनी गहरी सांस लेती है, फिर ईशा को देखते हुए बोलती है, ईशा हम सब परिवार वाले हैं, तुम्हें एक साथ इतनी सारी चीज मिली है, तुम्हारी माँ भी नहीं है, नहीं घर में कोई और औरत है जो सारी चीज संभाल के रख सके, इसीलिए क्यों ना तुम हम लोगों को दे दो, हम ये सारी चीज तुम्हारे लिए संभाल के रख देंगे। नहीं, रहने दीजिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा एहसान करने की। नंदिनी, इस बार नंदिनी को स्पीचलेस देखकर आनंदी कहती है, यीशु बेटा क्यों ना ऐसा करते हैं कि तुम हमें कुछ सामान बारे में दे दो, जब समय आएगा तो हम लोग तुम्हें ये सारा सामान वापस लौटा देंगे। ऐसे भी हम सब परिवार वाले हैं, थोड़ा सामान अगर तुम अपना बतोगी तो कुछ बिगाड़ थोड़ी ना जाएगा। तो क्या साबुन और कपड़े चाहिए, वो भी चल जाएगा। ईशा, इनकी बेशर्मी देखकर ईशा को उनके लिए शर्म आने लगती है। अपने मन में इन बेशर्मों को 300-400 गालियां देने के बाद ईशा की आवाज में रहती है, मुझे मेरे पति नीरज सामान दिया है, उनमें से एक भी समाज में किसी दूसरी औरत या आदमी किसी के साथ बिल्कुल नहीं बांटूंगी, फिर वो चाहे कोई भी हो। अब जा सकती है। आनंदी, नंदिनी, उर्वी, उन तीनों का इस तरह से खाना देखकर ईशा को गुस्सा आने लगता है और वो फिर से दरवाजे के पीछे छुपा अपना औजार निकलती है और उन तीनों की तरफ घुमाने लगती है।